चलिए बेटा, ये वीडियो, ट्रस्ट मी, I had no intention of making this video, but I was bombarded with so many messages कि just like sem 3 सर, sem 4 में भी हमारे को पूरे कोर्स की एक वीडियो बना के दे दो और हमारा भला हो जाए। सो हियर आई एम, आपको पूरा सिलेबस देता हूँ सॉल्व करके, बट माइंडेड ये न्यूमेरिकल्स के लिए है प्राइमरली पूरा वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज। देखिए, मैं जो जो वैरायटी आप इमेजिन कर सकते हो ना, मैं सारी की सारी सॉल्व करके दे रहा हूँ, और जो जो क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हो मैं वो भी सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है। कंज्यूमर ए की इनिशियल एंडोमेंट है 60-10 और कंज्यूमर बी की इनिशियल एंडोमेंट है 20-30। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नो वरीज, आराम से धीरे धीरे समझ जाएंगे आप सारा। अच्छा जी, कंज्यूमर ए का एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है हमें x1a प्लस x2a, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और कंज्यूमर बी का जो यूटिलिटी फंक्शन दिया है वो दिया है x1b x2b, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉफ डगलस फंक्शन है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको एक कंज्यूमर विद परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स दिखा रहा हूं और एक कंज्यूमर विद कॉफ डगलस दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं इम्तिहान में, मैं सारा आपको एक एक पार्ट सॉल्व करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोल दे एजवर्थ बॉक्स बनाइए, बनाते हैं जी एजवर्थ बॉक्स। देखिए, एजवर्थ बॉक्स का बेसिक आई एम अज्यूमिंग आप सबको पता ही है, ये ओ ए, ये ओ बी। सिर्फ गुड वन देखिए, सिर्फ गुड वन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, गुड वन कितना अवेलेबल है, 60 प्लस 20 80, 60 प्लस 20 80। गुड टू कितना अवेलेबल है भाई, गुड टू अवेलेबल है 10 प्लस 30 40, देयर वी गो 40। इसको और सुंदरता से लिखना है तो ऐसे दिखा दो, 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40। तो आपको पेपर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आ सकता है कि आपको वो बोल दे कि आप एचवर्थ बॉक्स बनाइए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिया, हमने उसके अनुसार बना लिया। सर और क्या क्या आ सकता है, बिल्कुल बताते हैं। आपको कह सकते हैं मार्क द इनिशियल एंडोमेंट, मार्क द इनिशियल एंडोमेंट। देखिए इसमें ना, आप किसी एक बंदे की इनिशियल एंडोमेंट बना लो या मार्क कर दो, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ए की बना लो हमेशा। ए की इनिशियल एंडोमेंट है 60 और 10, ये देखो 60 और 10। ये इनिशियल एंडोमेंट को W से या ओमेगा से हम शो कर देते हैं। तो कंज्यूमर बी के लिए देखो 20 बचे ये वाले गुड्स और 30 बचे ये वाले गुड्स, और उसके 20 और 30 तो था बेटा। ठीक है मेरा बच्चा, आराम आराम से, ठीक है, पैनिक मत कर, अभी आराम से ये वीडियो देख, सारा कोर्स हो जाएगा तेरा आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं। अब और क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन, सर शो देयर आईसीस, ये आ सकता है, शो देयर आईसीस। अच्छा जी, आईसीस बनाने के लिए सॉरी, इनका यूटिलिटी फंक्शन देखना पड़ेगा। ए का जो है वो है x1 प्लस x2, राइट। ए नहीं लिखना मैं, जो उसके ऊपर है। तो 60 प्लस 10 70, तो मुझे वो कॉम्बिनेशंस उठाने होंगे जिसमें 70 की यूटिलिटी मिल जाए टोटल। तो 60 10 30 40 40 30 50 20 एंड सो ऑन। सो इसको अब हम प्लॉट कर लेते हैं। आप देखिए 50 आई एम सो सॉरी 50 20 60 और 10 40 और 30 30 और 40 एंड 70 और 0 भी वही सेम सेटिस्फेक्शन देगा। ये बन गया बेटा ए का आईसी। और आई होप बेसिक नॉलेज हमको माइक्रो की है एंड वी नो कि एक लीनियर फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का है, तो इसलिए आईसी भी हमारा कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन। अब बी का बनाते हैं। वेल बी का यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2 यानी कॉफ डगलस। सो 20 इंटू 30 600, तो 20 30 भी यही दे देगा, 30 20 भी यही दे देगा और 60 10 भी यही दे देगा। कई बच्चे कहते हैं सर 10 और 60 भी तो ले सकते हो, नहीं ले सकता। 10 गुड वन तो अवेलेबल है बट गुड टू 60 अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट एज वेल। इसको प्लॉट करते, मगर मैं कलर चेंज कर देता हूं इसके लिए आपका। मगर ना एक बात का ध्यान रखना,
ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है तो उल्टा बनेगा, तो थोड़ा उसको में दिक्कत हो जाती है कई बार इंसान को। तो देखते हैं जी 2030 बी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से यही 2030 है बी का। 30-20, ओके 30-20 वो ये हो जाएगा बेटा। आप बी की दृष्टि से देखेंगे ना तो you'll कम टू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक है 60 और 10, 60 और 10 वो ये हो जाएगा मेरा बेटा 60 एंड 10। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए एंड ये है आईसी, और ये कॉन्वेक्स आईसी है बिकॉज भाई बी का तो कॉप डगलस फंक्शन है, वेल बिहेव प्रेफरेंसेस होती है, वेल बिहेव प्रेफरेंस होती है तो आईसी कॉन्वेक्स होते हैं। उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका ओरिजिन उस तरफ से है मेरा बच्चों। बोलो जी यहां तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। मैं ना साइमल्टेनियसली चलाऊंगा आपको दो क्वेश्चन, ताकि आपको ना जिसको भी डर आ रहा है, क्योंकि मेरे को इतने मैसेज आ गए कि सर एक्सचेंज समझ ही नहीं आता, सर पता नहीं क्या है सर उसमें, तो मैं फिर काम करने का तरीका चेंज कर देता हूँ, है ना। जब बीमारी पकड़ में नहीं आ रही तो हमें इलाज का जो तरीका है वो चेंज कर देना चाहिए। तो यही जो अभी तीन चार चीजें हमने सॉल्व करी, अब मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए रखा है, मैं उस पर पहले ये तीन चार चीजें सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आप आराम से अपनी तसल्ली करो, कोई टेंशन नहीं है, एक बार ये बोर्ड पूरा कवर हो जाए बस। हाँ जी हो गया जी, चलिए। सो अब मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी है, ए की इनिशियल एंडोमेंट है 3-2, बी की है 1 and 6, ओके कूल। अब इन दोनों में ही यूटिलिटी फंक्शन कॉफ डॉगलस है। अब मैं जानबूझ के ना अलग अलग आपका जहां पर भी दिमाग जा रहा होगा ना, मैं सारी की सारी चीजें कवर कर लूंगा इसमें। तो पहले वाले में हमने क्या करा था, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिया था, एक कॉफ डगलस लिया था, राइट। अब मैं दोनों में ही कॉफ डगलस ले रहा हूं, ठीक है सर। अब इसमें क्या क्या निकालने को बोल सकते हैं, अगेन एजवर्थ बॉक्स। अगर तेरे को एजवर्थ बॉक्स निकालना है बेटा, मैं सिर्फ ऐसे नंबर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। तो गुड 1 कितना अवेलेबल है सर, 3 + 1 4। गुड 2 कितना अवेलेबल है राजे, सर 2 + 6 8, बहुत बढ़िया। तो तू एजवर्थ बॉक्स कुछ इस प्रकार बना देगा मेरे भाई, ओ ए ओ बी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्या क्या निकाल सकते हैं सर, बताता हूं। इनिशियल एंडोमेंट शो करो जी, इनिशियल एंडोमेंट शो करनी है, मैंने क्या बोला, एक की शो कर दे दूसरे की अपने आप आ जाएगी। 3-2 ये ले, दूसरे की देख वैसी बन गई 1 और 6, ठीक बात है ना राजे, मेक सेंस। थर्ड आईसीस बना दो सर, बिल्कुल बनाते हैं, ये ए ये बी, 3 × 2 6, माइंडेड यूटिलिटी फंक्शन है x1 × x2, कॉप डगलस 3 × 2 6, इसका 1 × 6 6, क्यों, बिकॉज उसका भी फंक्शन क्या है, x1 × x2, तो 1 × 6 is 6। अब 6 के लिए कॉम्बिनेशन पकड़ लेते हैं यार, जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, 2 3 3 2 1 6, सेम इसके चलेंगे, 3 2 2 3 1 6। 6 1 नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट हैव 6 यूनिट्स ऑफ गुड 1। आइए प्लॉट करते हैं। सो 1 and 6 here I have, 2 and 3 here we have, 3 and 2 here we have। ये आया कॉन्वेक्स आईसी ए का, ये आया कॉन्वेक्स आईसी ए का। बी का बनाना है, बी का उल्टा चला, ये बी का पता है कौन सा हो जाएगा 1 6, ये पता है कौन सा हो जाएगा बी का, ये वाला नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। इसका बनाते हैं 2 और ये एक एक तो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका 2 और 3, ठीक है। और कौन कौन सा चाहिए हमको, 3 और 2, ये 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। माइंडेड उल्टा है मेरा बच्चा, तो थोड़ा ध्यान लगा के। अब अगर तू इसको प्लॉट करता है, ये ऐसा आईसी बन गया, ये आईसी बी का है, ठीक है। तो अब तक मैं तेरे को क्या समझाना चाह रहा हूं कि जस्ट ऐसे समझ के निकल पेपर में कि वो क्या पूछ सकते हैं तेरे से, और तेरा दिमाग ये चलना चाहिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आ गया, फलाना यूटिलिटी फंक्शन आ गया, तब मैं क्या करूंगा, वैसा आ गया तब मैं क्या करूंगा। तो हर चीज को दिमाग में बांध के चल एंड यू आर गुड टू गो, ट्रस्ट मी। अब सर बाकी क्या क्या चीजें आ सकती है, अब मैं वापस पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ तेरे को लेके, और फिर उसमें बताते हैं तेरे को क्या क्या आ सकती है, फिर वही चीज तेरे को मैं सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। चलिए अब मेरे को बोलता है इस क्वेश्चन में फोर्थ चीज, कहता है परेटो ऑप्टिमल कंडीशन निकालो, परेटो ऑप्टिमल कंडीशन निकालो। एक बात सुन ले,
जहां से मैं मत आइयो इसके, परेटो ऑप्टिमल कंडीशन बोले या बोले कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाओ, एक ही बात है। तेरे को बोले परेटो ऑप्टिमल कंडीशन निकालो या बोले कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाओ या कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कंडीशन निकालो, एक ही बात है मेरे भाई। तो सर इसकी कंडीशन क्या, देख थ्योरी में मैं सारा बता चुका हूं, मैं डिटेल में तो जाऊंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो इज जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस। ये कंडीशन होता है एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी, ठीक है, हमेशा, यस हमेशा। अब मेरा बेटा तेरे को सेम 3 से याद होगा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है ax1 प्लस bx2, और जो स्लोप ऑफ आईसी होता है विच इज एमआरएस वो होता है a अपॉन बी। माइंडेड में नेगेटिव साइन अभी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों बराबर रख के नेगेटिव कट जाएगा आपका। सो अब अगर मेरे को ये दिया हुआ है खाली x1 प्लस x2 तो फिर a और b दोनों 1 ही है, तो एमआरएस ऑफ a हो गया 1, एमआरएस ऑफ b ये हो गया x2 ऑफ b अपॉन x1 ऑफ b। सर ये कैसे हो गया सर? भाई देख मैं तेरे को सेम 3 में सिखा चुका हूं लेकिन फिर भी तू भूल गया तो कोई बात नहीं, कहां बनाऊं तेरे लिए जगह, कहां निकालूं, ये देख भाई, ये यूटिलिटी फंक्शन है x1b x2b, एमआरएस होता है मेरे दोस्त mu ऑफ 1 अपॉन mu ऑफ 2। mu ऑफ 1 कैसे निकलता है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1, तो फिर यू विल बी लेफ्ट विद दिस x2b, और mu ऑफ 2 कब निकलेगा, जब इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड यू विल बी लेफ्ट विद x1। तो ये जो कंडीशन आ गई मेरे भाई, ये आ गई x1b इज इक्वल टू x2b। बोलो जी यहां तक बात क्लियर? तो अगर वो बोले परेटो ऑप्टिमल कंडीशन निकालो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन के अलग तरीके से निकलेगी, इस क्वेश्चन में ये इस तरह से निकल आई एंड इसी को प्लॉट करके तू कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाएगा। तो x1 भी x2 भी है, तो मैं यहां पर ऐसे ऐसे लिख सकता हूं 10 10 20 20 30 30 40 40। मैं कलर चेंज कर देता हूं भाई ताकि वो हाईलाइटेड रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कंडीशन परेटो ऑप्टिमैलिटी, और इसी को प्लॉट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व आएगा। लेकिन ये x1b और x2b है तो b की दृष्टि से देखना बंधु, ये हो गया 10 10, ये हो गया बाबू 20 20, है जी, ये हो गया 30 30 और ये हो गया 40 40। भाई बी की दृष्टि से देखिए ना, 10 10 20 20 30 30 40 40, ये जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्या बन गया आपका? कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्लियर? तो अब तक काफी सारी चीजें सीख ली, और चीज सिखाते हैं। अब आपको कह सकता है कि आप निकालो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, क्योंकि मैं दो क्वेश्चन साथ में कर रहा हूं, है ना, तो थोड़ा सा क्लमजी हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कम समय में ज्यादा चीजें निकालनी है ना, तो साइमल्टेनियस रख के करना सही रहेगा। अभी यही सारी चीजें इस क्वेश्चन में भी निकालना तुम लोग मेरे साथ। अब बात कर लेते हैं कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की। वेल बेटा, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम को ना तुम ऐसे समझ लो कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ये सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। सपोज इसको मैं बोल दूं पॉइंट नंबर जे के एल एम, ये सारे बड़े सुंदर पॉइंट है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स थोड़ा ना अटेन कर लोगे, इन सारे पॉइंट्स पे थोड़ा ना ट्रेड होगा, किसी एक पॉइंट पर ट्रेड होगा। तो वो जो पॉइंट पर एक्चुअली में ट्रेड होगा वो निकलता है कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। तो कैसे निकालना है आइए देखते हैं मेरा बच्चा। सबसे पहले आपको पता है कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम हैपेंस व्हेन एमआरएस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब मेरे को बताओ एमआरएस जो है, मुझे ए का भी दिया हुआ है 1 और बी का भी दिया हुआ है x2 अपॉन x1। हमेशा याद रखना एट इक्विलिब्रियम तो दोनों एमआरएस बराबर है, तो आप कोई भी ले सकते हो। इट्स हाईली एडवाइजेबल कि हमेशा नंबर वाला लो ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा रहे। तो ये 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है। अब लेट P1 इज इक्वल टू 1। आप कहोगे सर आपने लेट कैसे कर दिया? मैंने अपनी असाइनमेंट में खूब सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जिसमें कईयों में लेट करा है, कईयों में नहीं करा। ये वाला क्वेश्चन वर्कबुक का है, मैं अपने आप से लेट नहीं कर रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द प्राइस ऑफ गुड वन इज 1। तो सर अगर ना दिया हो तो तब भी आप लेट करो, नो प्रॉब्लम। आप बताओ ना, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना फिर इसको लेकर। तो अगर आप
इसको सिर्फ सॉल्व करते तो ये हो जाता P1 इज इक्वल टू P2, और अगर P1 1 है तो डोंट यू थिंक P1 1 है तो P2 भी 1 हो जाएगा? ठीक मेरा बच्चा? धीरे धीरे अभी देख, ये वाला जो पार्ट होता है ना कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, यही सबसे ज्यादा चैलेंज करता है हमको। तो अभी तू 5-6 क्वेश्चन निकाल ले और देखो इस पे भी हाथ अच्छा साफ हो जाएगा। अभी मुझे पता है आप लोग का दिमाग ना यहाँ अड़ जाता है कि यार ये P1 को 1 क्यों लेट कर रहे हैं। मैं तेरे को कह रहा हूँ हमेशा लेट कर, और बोल हमेशा लेट कर ना दिया हो तेरे को तो बात ही खत्म। अब मेरे को इनका बजट कांस्टेंट बनाना है मेरा बच्चा। मैं बी का बनाऊंगा क्योंकि बी की कंडीशन मेरे को दी हुई है। तो मैं बी की पहले इनकम निकाल लूं। इनकम होती है P1W1 प्लस P2W2, दोनों का प्राइस 1 है। तो इसकी इनिशियल एंडोमेंट पकड़ लो 20 एंड 30। सो 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 30, राजे एम हो गया 50। ठीक है, जगह का थोड़ा अभाव है तो प्लीज देख लीजिएगा। सो अब मैं बजट लाइन को क्या लिखता हूं, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू एम, ये दोनों 1 है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50। अब मेरे बच्चों यहां से देखो x1 भी इज इक्वल टू x2 भी, मैं b के लिए चल रहा हूं यहां पर। सो ये x2 को x1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 50, x1 इज इक्वल टू 25। राइट मेरा बच्चा? और अगर x1 इज इक्वल टू 25 है, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, तो x2 भी 25 ही हो जाएगा बेटे, बिकॉज x1 इज इक्वल टू x2। एक बात समझ लेना, एक का कंपैटिटिव इक्विलिब्रियम निकाल लो, दूसरे का अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब मैं दूसरे का भी सॉल्व करके दिखाता हूं और एक ट्रिक बताता हूं कि आपको खुद पता होगा आपका आंसर सही है या गलत। अब मैं खाली गुड वन की बात करता हूं पहले। टोटल गुड वन अवेलेबल था इस क्वेश्चन में 80 और टोटल गुड टू अवेलेबल था इस क्वेश्चन में 40। इसको लेके तो कोई डिनाइंग नहीं है ना, इतने ही अवेलेबल था। हाँ सर। अब बेटा बी ने गुड वन भी 25 कर लिया यूज और गुड टू भी 25 यूज कर लिया, तो 25-25 यहां से हटा दो, तो 55 और 15, ये किसके कंजम्पशन आ गए, ये ए के आ गए बेटा। ठीक है, तो अगर वो बोले कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकाल दो तो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकाल दिया। ए का निकाल लो, मतलब एक बंदे का निकाल लो तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा, टोटल से माइनस करके निकाल। सर वो ट्रिक बता रहे थे आप, कौन सी ट्रिक? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको गलत नहीं होगा सवाल। अच्छा अभी बताते हैं। देखो, अगर आप कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालते हो, जो कि आप निकालोगे, एक बड़ी ही अच्छी सी शॉर्टकट है इसको जानने के लिए कि आपने सही किया या गलत। आपका आंसर जो भी आएगा, जब आप उसको प्लॉट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ही गिरेगा। ये पहली ट्रिक है। दूसरी, या तो दोनों कंज्यूमर बेटर ऑफ हो गए होंगे विद दिस कंपेटिटिव आउटपुट जो कंज्यूम वो कर रहे हैं, या एक बेटर हो गया होगा और एक सेम रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक बेटर और एक वर्स ऑफ हो गया हो। या तो दोनों बेटर हो गए होंगे या एक बेटर रहा होगा और एक सेम रहा होगा। प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। खाली ए का अगर हम देखें तो वो है 55 और 15। तो आप यहां पर अगर प्लॉट करेंगे ए का 55 और 15, तो वो यहां पर आ रहा है, आप देखिए इधर 55 और 15, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर पर ही आ रहा है। तो सर ये तो ए अपने आईसी पर ही आ गया। हाँ आ गया। क्यों? उसका भी लॉजिक है। ए का यूटिलिटी फंक्शन था x1 प्लस x2, तो 55 प्लस 15 कितना आ रहा है, 70। हाँ सर, तो पहले भी तो 70 ही थी उसकी यूटिलिटी, तो वो बराबर आ गया ना मेरा बच्चा। अगर वो बराबर आ गया तो सेम आईसी पर आएगा। सर थोड़ा और बताओ, अभी बताता हूं। अब बी की बात करते हैं। बी का यूटिलिटी फंक्शन है x1 इंटू x2, तो 25 इंटू 25 625 मेरा बेटा। हाँ सर, तो मेरे दोस्त, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं उसको, वो हायर आईसी पे आ गया। देख, ये देख, ये देख, ये देख, हायर आईसी पे आ गया बी। क्या कहा था? या तो दोनों ही बेटर ऑफ हो जाएंगे, दोनों ही हायर आईसी अचीव करेंगे, या एक बेटर ऑफ हो जाएगा और एक सेम रहेगा। एंड यू कैन एक्चुअली क्रॉस चेक। तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें मोटे मोटे तौर पे जो भी पेपर में सवाल आ सकता है हमने सारा सॉल्व कर दिया, लेकिन उसमें जो यूटिलिटी फंक्शन थे वो एक कॉफ डगलस था और एक था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यही है ना बात? अच्छा, अब यही क्वेश्चन, मतलब यही पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आपको बोले इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करो,
जिसमें दोनों ही क्या है, कॉफ डगलस। तो आइए शुरू करते हैं। चौथा पार्ट क्या था, परेटो सॉल्व करना है जी। हाँ जी, परेटो सॉल्व करना है। तो परेटो कहां पर होता है सर, वेयर एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। दैट मेक सेंस, एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। अब मेरे बच्चों ये आ गया x2 ऑफ a अपॉन x1 ऑफ a इज इक्वल टू x2 ऑफ b अपॉन x1 ऑफ b। क्यों? बिकॉज दोनों के कॉफ डगलस फंक्शंस हैं। आप इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x1, यू विल बी लेफ्ट विद x2। पूरे को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x2, यू विल बी लेफ्ट विद x1। सो x2 अपॉन x1 दोनों के लिए सेम आ गया। सो एज फार एज परेटो कंडीशन इज कंसर्न, दिस इज परेटो। बट ये एक प्रॉब्लम पोज कर रही है मुझे। प्रॉब्लम क्या पोज कर रही है, इसके बेसिस पर मैं नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं बना सकता। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, अगर दोनों कॉफ डगलस दिए हुए हैं तो दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक, अगर दोनों कॉफ डगलस हैं तो एक कंडीशन साथ में और दे देगा। वो क्या कंडीशन है मैं भी आपको लिख के देता हूं, रीडिंग्स की है, वर्कबुक की है, ताकि आप क्रॉस चेक भी कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जब दोनों कॉफ डगलस होंगे लेकिन कंडीशन नहीं होगी। तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब बताता हूं। तो पहले नॉर्मल वाला लेते हैं कि दोनों कॉफ डगलस दिए होंगे, ये डेड एंड पर हम आ गए, और एक कंडीशन दी है विच विल पुल अस थ्रू। और फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अगेन दोनों कॉफ डगलस होंगे लेकिन कोई कंडीशन नहीं दी होगी। फिर हमें अपना ही मत्था मार के उसको सवाल को आगे लेके चलना होगा। तो फिलहाल इसमें एक कंडीशन दी हुई है और आपकी रीडिंग्स का क्वेश्चन है। मैं आपके लिए वो कंडीशन पढ़ भी देता हूं, है ना, ऐसा ना लगे आपको कि भाई सबने पढ़ी नहीं कंडीशन। तो कहता है ए एंड बी टुगेदर कंज्यूम ट्वाइस एज मच x2 एज x1। ए एंड बी टुगेदर कंज्यूम्स ट्वाइस एज मच x2 एज x1, मतलब वो दोनों मिलकर गुड 2 को डबल कंज्यूम करते हैं गुड 1 के मुकाबले। तो ये कंडीशन जब उसने लिख दी मेरा बेटा, तो आपका काम काफी आसान हो गया, क्योंकि फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इस कंडीशन पर चलना है। अब आपके दिमाग में कीड़े क्या दौड़ रहे हैं, सर ये कंडीशन ना होती तो क्या करते, मैं कराऊंगा ना मेरे भाई, दर्द मैंने दिया, दवाई भी तो मैं दूंगा, करा रहा हूं। आपको हर तरीके, आपका दिमाग जो इमेजिन कर सकते हैं क्वेश्चन सारे आ रहे हैं भाई, सारे। बोलो यहां तक क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो देखो जी, 1 2 2 4 3 6 4 8, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट का। इसको जोड़ दो, यहां से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वो पॉइंट नहीं दिखा रहा, मेनली ये पॉइंट्स है, ये 1 2 2 4 3 6 4 8। चेक कर लो, आराम से देख लो बेटे, फिर आगे बढ़ते चले आगे। अब अगर इसमें कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालना हो तो आपको पता है एम आर एस इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू। अब एम आर एस आपका क्या है, x2 अपॉन x1, किसी का भी ले लो। तो ये तो आप ट्वाइस कंज्यूम कर रहे हो ना इससे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, और P1 हो जाएगा 2P2। दिमाग लगाइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तो यही बोला था कि अगर कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालना है आपको तो वो कैसे निकालोगे आप, वो आप निकालोगे एम आर एस इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू। यहां पर एम आर एस है x2 अपॉन x1, और आपने कंडीशन ली हुई है दैट दे बोथ कंज्यूम ट्वाइस ऑफ x2 as much as x1, so 2 by 1 that's gonna be 2। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चा कहता है कि हम इसको फिर अब आगे जैसे बजट कंस्ट्रेंट में डालना है तो किसके उस हिसाब से डालें, मतलब ए से या बी से। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ए से करते हो तो पहले उसकी इनकम निकाल लेता हूँ, P1W1 प्लस P2W2। मेरा बेटा यहाँ पर P1 देख लो 2P2 है, और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया 2P2 इंटू 3 प्लस P2 इंटू 2, ये हो गया 6P2 प्लस 2P2। M हो गया 8P2, आराम से चेक करिए, आर यू इन सिंक। M हो गया आपका 8P2, आराम से देख सकते हैं आप। अब अगर मैं इसका नॉर्मल बजट कांस्टेंट बनाऊं मेरा बच्चा, तो वो होता है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। अब P1 मैं यहीं से पकड़ लेता हूं, 2P2x1
प्लस P2x2 इज इक्वल टू 8P2। ठीक है, तो P2 थ्रू आउट कॉमन कट जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, 2x1 रादर। चेक करिए बेटा, P2 थ्रू आउट काट दिया मैंने, तो हमारे पास अब जो बच गया वो बच गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। यहां तक बात क्लियर? ठीक राजे, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। अब मेरा बेटा अगेन वही कंडीशन, x2 इज ट्वाइस ऑफ x1, तो फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 8, 4x1 इज इक्वल टू 8, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 4। आराम से चेक कर लीजिए, सारी चीज चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मेरा बेटा। इसकी भी वो कंडीशंस भी अभी आपको लगा के देता हूं, डोंट यू वरी, आराम से चेक करिए। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? इस वाले स्टेप में पहले हमने इनकम निकाल ली, फिर P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m करा। P1 जो है वो 2P2 है, सो 2P2x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू 8P2। आप ऐसे भी कर सकते हो कि P2 कॉमन ले लिया तो बचा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8P2, P2 कैंसिल हो गया, फिर बचा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि भाई ये ऐसा कैसे कर दिया आपने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x2 ट्वाइस ऑफ x1 है, तो फिर 2x1 लिख दिया मैंने मेरा बच्चा, उसकी कंडीशन को यूज किया बेसिकली। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, माइंडेड ये ए की आई है। अब अगर मेरे को बी की सॉल्व करनी हो तो ये गुड वन, ये गुड टू, ठीक है, ये गुड वन, ये गुड टू। गुड वन टोटल कितना अवेलेबल था सर? 4। गुड टू कितना था? 8। तो गुड वन ए कितना ले गया? 2। गुड टू ए कितना ले गया? 4। तो 2 और 4, बी का भी आ गया। तो सर आपने तो वो कहा था हमेशा कॉन्ट्रेक्ट कर पर आएगा, या तो दोनों बेटर ऑफ हो जाएंगे या एक बेटर ऑफ होगा एक सेम रहेगा, क्या यहाँ पे प्रूव करेंगे? या वी वुड लव टू। कलर चेंज करूंगा बट पहले, ताकि वो फर्क आपको समझा पाए। अब मुझे बताइए, अगर 2 4 में प्लॉट करता हूँ, डोंट यू थिंक यहाँ पे गिर रहा है 2 4? भाई ए का 2 4 था ना, वही बी का भी 2 4 आ जाएगा। हाँ सर, मगर आप वो तो प्रूव करो कि कॉन्ट्रैक्ट कर पर है तो सही कॉन्ट्रैक्ट कर पर। सर वो तो प्रूव करो दोनों बेटर ऑफ हो जाएंगे या एक बेटर ऑफ होगा और एक सेम रहेगा। दोनों बेटर ऑफ प्रूव करें। देखिए, दोनों के यूटिलिटी फंक्शन है x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। दोनों पहले ही कितना, दोनों का पहले कितना था? 6 6, अब दोनों का ही अब कितना है? 8 8। डोंट यू थिंक दे बोथ हैव बिकम बेटर ऑफ? और अगर मेरा बच्चा तो इसको प्लॉट करेगा तो देख दोनों हायर आईसी पर आ गए। क्लियर? तो क्या निकालने को बोल देगा तुझे? तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? एजवर्थ बॉक्स बना लिया, इनिशियल एंडोमेंट बना लिए, आईसीस बना लिए, परेटो ऑप्टिमल कंडीशन कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर बनाना है उसी के बेसिस पर बना लिया, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालना है निकाल लिया। क्लियर? अब हमने क्वेश्चंस क्या लिए सर? हमने क्वेश्चंस लिए कि दो कॉप डगलस है, पर अभी आपने वो वाला करवाना है जिसपे कंडीशन ना दिया हो। हाँ मुझे याद है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। एक हमने लिया सर सब्स्टिट्यूट ले लिया और कॉप डगलस ले लिया, ठीक है। अब जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में 3 तरीके के सवाल आ सकते हैं, और नहीं आ रहे तो आने चाहिए। सर व्हाट अबाउट मिन फंक्शन? सर व्हाट अबाउट मैक्स फंक्शन? सर व्हाट अबाउट अदर देन 141 आ जाए? ये तो आपने 141 का केस ले लिया सर, अदर देन 141 आ जाए तब हम क्या करेंगे? मैं एक चौथा केस भी ऐड कर देता हूं, व्हाट अबाउट क्वाजी लीनियर? अरे जिसको तू क्वाजी लीनियर बोलता है वो भी तो आ सकता है। हाँ सर, तो कैसे करेंगे? अभी बताता हूं कैसे करेंगे भाई। एक एक करके करते हैं ना, जो तेरे दिमाग में खुजली है सारी मिटा देते हैं। पहले बताइए, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? बढ़िया से समझ आ गए? चलो अब मैं ये मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी करते हैं। इसमें वो वाला हिसाब नहीं है बेटे, कोई एडिट करके तेरे को बना के दे देंगे कुछ। भाई सीधा कोई गलती होगी तेरे सामने ही है, क्योंकि जितना रॉ होगा, जितना नेचुरल होगा ना, उतना ही तेरे को बेहतर लगेगा मेरे भाई। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं आपके लिए। आपकी बारी में ढूंढता हूं कुछ बढ़िया सा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं दे पाऊं इस क्वेश्चन में। वाह, मिल गया जी, मिल गया। सो अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एक बारी कैमरे को हम
इस तरफ टिल्ट कर दें आपके लिए। एक मिनट जी, बस कर रहे हैं शुरू। चलिए, तो अब हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हमें कहता है अगेन ए और बी है, अच्छी बात है जी, और बी है। ए का इनिशियल एंडोमेंट है 1 और 4, ग्रेट। बी का 7 और 0, परफेक्ट। यूटिलिटी फंक्शन ए का दिया हुआ है कॉप डगलस। अब इसको देखते ही आप गुस्सा ना करना कि यार फिर कॉप डगलस करा रहे हो, रुक जाओ। बी का दिया है मिन फंक्शन, लो अब तो खुश हो, ठीक है, अब तो खुश हो मेरे भाई। चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई क्या क्या निकालने को बोल सकता है हमको? अब जो आप कर रहे हो वो है कॉप डगलस विद मिन फंक्शन। हाँ, जो जो तूने बोला है अदर देन 1 for 1 वो सब कराऊंगा भाई, चिंता मत कर, धीरे धीरे करते हैं ना, खिचड़ी किनारे से खाते। एजवर्थ बॉक्स। देख भाई, सबसे पहले देख ले गुड 1 कितना अवेलेबल है। 1 + 7 8। गुड 2 कितना अवेलेबल है? 4 + 0 4। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं। ये एजवर्थ बॉक्स कुछ इस प्रकार आपका तैयार हो जाएगा। ओ ए, ओ बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो जी, यहां तक क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते। अब कहते हैं जी इनिशियल एंडोमेंट शो कर दो। यार देख, इनिशियल एंडोमेंट मैं सिर्फ इसकी शो कर देता हूँ 1 और 4, ये देखिएगा। दूसरे की अपने आप हो जाएगी, देख 7 और 0, ये इनिशियल एंडोमेंट डब्ल्यू से शो कर दी। तीसरा कहता है जी इसके आईसीस बना दो। अच्छा, 1 × 4 4 है, तो एक तो 1 × 4 का कॉम्बो मिल जाएगा, 4 और 1 का मिल जाएगा, 2 2 भी बन जाएगा। सारा खेल यूटिलिटी फंक्शन पर है, जैसा यूटिलिटी फंक्शन है वैसा ही तुमको काम करना पड़ेगा मेरे भाई। बोलो जी, यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक बात बन रही है, बढ़िया। चलो अब मेरे भाई प्लॉट करते हैं। 1 4 तो दिया हुआ है, 2 2 ये रहा, 4 1 ये रहा, और नॉर्मल कन्वेक्स आईसी बनाऊंगा क्योंकि आपको पता ही है ये तो कॉप डगलस है। बी पे चलते हैं, मिन फंक्शन। देख भाई, मैं अज्यूम कर रहा हूं तेरे को बेसिक ऑफ माइक्रो पता है ना। मिन ऑफ x1 है तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा x1b x2b। तो अब मेरे को कॉम्बिनेशन कौन कौन से चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बियॉन्ड जा नहीं सकता क्योंकि गुड 2 4 यूनिट से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसकी दृष्टि से बनाऊंगा। ये 1 1 2 2 3 3। कलर चेंज कर देता हूं, ये इसके आईसीस बन जाएंगे बेटे। ठीक है राजा, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब इस पे वो कहता है आपको कि इसका भी वही लोकस ऑफ परेटो का वो बनाओ, परेटो पॉइंट बनाओ। लिख देता हूं, परेटो ऑप्टिमैलिटी, परेटो ऑप्टिमैलिटी, या इसी पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कर्व कैसे बनाएंगे। तो एक बात समझ लो सब लोग, अगर मिन फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही डोमिनेट करेगा। फिर आप वो नहीं लिख सकते एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी, दैट इज नॉट गोना वर्क। इस केस में वो एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी भूल जाइए, जब भी मिन फंक्शन है उसी को फोर फ्रंट पर ले आइए। तो ये जो कंडीशन है मिन फंक्शन की, दिस इज गोइंग टू बी आर परेटो ऑप्टिमल कंडीशन। मिन फंक्शन के अंदर आपको ऐसा सोचना है, ऐसा देखना है, ऐसा यूज करना है। तो इसलिए मेरा बच्चा जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वो ये है, दिस इज वेयर यू विल हैव योर कॉन्ट्रैक्ट कर्व। समझ गए बात? बोलो जी, क्लियर? चलिए, अब इसी में ना एक अलग सा क्वेश्चन इसने बोला है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं, मतलब पेपर में आ जाए तो आना चाहिए ना हमको। कहता है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है P1 1 है और P2 P है, तो डिमांड फंक्शन निकालो। अच्छा जी, P1 1 है, P2 P है, तो कहता है डिमांड फंक्शन निकालो। ठीक है जी, कोई नहीं जी, निकाल लेते हैं डिमांड फंक्शन एक एक करके। तो सबसे पहले बी की बात कर लेते हैं। बी की एम अगर इनकम निकाले तो P1 W1 प्लस P2 W2, और मेरा बेटा P1 तो 1 है, ओके, और 1 × 7 प्लस P2 P है इंटू 0, सो M तो हो गई 7। चेक कीजिए मेरे बच्चा, चेक दिस आउट, क्या ये बात सही है?
अब अगर मैं इसका बजट कांस्टेंट लूं मेरा बच्चा, तो P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m. P1 is 1, so x1. P2 is p, so px2 is equal to 7. बताइए ये बात क्लियर? कई बच्चे जो ज़हीन है, और आई एम श्योर आप सारे ही बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनको लगेगा कि सर सॉल्व तो आप उसी तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से नॉर्मल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे आप पिछले 2 क्वेश्चंस में, वहां पे भी आपने ऐसे ही किया था. तो बेटा फिर अगर तेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना, तो या तो मुझसे सेम 3 में कोई गलती हुई है, मैं तेरे को अच्छे से नहीं सिखा पाया, या तो भूल गया है. डिमांड फंक्शन भी तो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में निकालता है मेरा बच्चा, इट्स जस्ट दैट ये जेनरिक फॉर्म में निकाल लेते हैं. सेम ही चीज है. अब बेटा क्योंकि b का निकाल रहे हो और b का तुमने बोला x1 इज इक्वल टू x2, तो राजे x1 प्लस पी x1 इज इक्वल टू 7. बोलो, आप 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं. तो यहां पर फिर x1 जो है कॉमन लेके ये हो गया 7/1 प्लस p. x2 का भी यही हो जाएगा 7/1 प्लस p, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2. क्रॉस चेक कर लीजिए मेरा बच्चा, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. और इतना मैं लेवरेज ले लूंगा आपसे कि a का तो कॉप डगलस है फंक्शन, तो यार देखो इतना तो देखो, मुझ गरीब पे तरस खाओ, आपको ये पता ही है m/2p1 m/2p2. कहोगे तो मैं इस यही पूरा तरीका सॉल्व करके वहां पे भी यूज कर लूंगा, बट इसका डिमांड फंक्शन तो पहले ही पता है ना तुमको, जेनरिक फॉर्म में. इनकम निकाल लेता हूं, इनकम ये रही भाई, 1 and 4 है ना, तो 4 प्लस सॉरी 1 है यार, 1 into 1 1 प्लस 4p, ये हो गया जी. नोटिस कर लो P1W1 प्लस P2W2 वही किया बेटा मैंने, उसको आप सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4p आ गया. अब बस इसको यहां पे डाल दे यार, 1 प्लस 4p अपॉन 2, 1 प्लस 4p अपॉन 2p. ठीक है. तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि एजवर्थ बॉक्स कैसे बनाना है, इनिशियल एंडोमेंट कैसे शो करनी है, आईसीस कैसे निकालने हैं, परेटो कंडीशन कैसे सॉल्व करनी है, एंड कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कैसे निकालने हैं, डिमांड फंक्शन कैसे निकालना है एंड ऑल. ठीक है. अभी भी आपका दिमाग कहाँ खेल रहा है, जो खेलना भी चाहिए. सर आई आई हैव अ हंगर, मेरे को और टाइप के यूटिलिटी फंक्शंस कराओ सर, ये तो बेसिक है सर, थोड़ा ऊपर बढ़ाओ लेवल को. सर सारा धीरे धीरे तसल्ली से एक एक चीज बता रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ सवाल शेयर करे हैं वो सबका जवाब मैं दे रहा हूँ, बेफिक्र रहिए. आई होप ये वाला क्लियर हो गया. अब मैं धीरे धीरे आपको आपका एक्सेलरेटर बढ़ा रहा हूँ, आप डोंट यू वरी सर, आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकालते हैं. चलें शुरू करें अगला. तो ये मिटाई दूं, ठीक है, उधर जगह बनेगी नहीं, या इतना हिस्सा मिटा देते हैं. चलो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन. पहले कैमरा आपके लिए टिल्ट कर ले थोड़ा सा, एंड देन विल बी गुड टू गो. हर टाइप का क्वेश्चन सर, हर टाइप का, डोंट वरी डोंट वरी. मैं आपको देख नहीं सकता लाइव, लेकिन मैं आपको फील कर सकता हूँ, डोंट यू वरी. फोर्थ क्वेश्चन, चलिए जी. सो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको आपकी वैरायटी की जो हंगर है उसको जरूर शांत करेगा, आई एम श्योर. फोर्थ क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर बोला है ए की इनिशियल एंडोमेंट 0 12, बी बी की इनिशियल एंडोमेंट 12 0. अच्छा जी ठीक है. इस पे तो हमें इतना आनंद आता नहीं, हमें आनंद आएगा यूटिलिटी फंक्शन पे. तो भाई साहब अब आ गया आपका फेवरेट, x1a प्लस 2x2a, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है पर 1 for 1 नहीं है. और दूसरे का मिन फंक्शन, अरे वाह क्या बात है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट एक साथ, और सोने पे सुहागा वो ये है बेटा, दोनों ही फंक्शन 1 for 1 नहीं है. अब आएगा ना मजा इसको सॉल्व करने में बेटा, आई रियली होप कि हमें इसको मजा आए सॉल्व करने में. तो अब तक हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया नॉर्मल कॉप डगलस विद नॉर्मल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. जब मैं बोलता हूं नॉर्मल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो 1 for 1. फिर हमने कर लिया दोनों कॉप डगलस विद कंडीशन, विदाउट कंडीशन भी करेंगे अभी. फिर हमने कर लिया नॉर्मल कॉप डगलस नॉर्मल बिन फंक्शन. अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट हेडेड विद
कॉम्प्लीमेंट एंड दैट टू अ स्पेशल वन, नॉट वन फॉर वन। तो आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आओ भाई इसके साथ भी इंजॉय करते हैं क्वेश्चन को। चलो जी, सबसे पहले एजवर्थ बॉक्स। सो गुड वन की बात कर ली जाए। गुड वन है 0 + 12 12। गुड टू की बात कर ली जाए, 12 + 0 12। चलो जी प्लॉट करो जी। ओ ए, ओ बी, 2 4 6, अरे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक है जी। इनिशियल एंडोमेंट 0 और 12, दे वी हैव 12 एंड 0 भी। आईसीस बनाने हैं, वुड लव टू सर, वुड लव टू, एक एक करके ए और बी। तो पहले ए की बात कर लेते हैं मेरा बच्चा। देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं ax1 + bx2। आपको पता है स्लोप ऑफ आईसी हो जाएगा 1/2। देख लो यहां से 1 and 2, 1/2। ये तो एक तरीका हुआ समझने का, लेकिन इसकी एक और ट्रिक है जो अगर आप सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगी, वो मैं आपको समझाता हूं। सेम 3 में भी मैंने इस पर बात की थी। आइए दोबारा बात करते हैं इस पे, ठीक है, ध्यान से समझते हैं जी। तो देखिए, मैं इसको ऐसे समझता हूं, ये जो ए और बी है ना, दीज आर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, दीज आर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। समझाता हूं। सपोज मैं आपसे कहता हूं गुड वन रेड पेन है, गुड टू सपोज ब्लू पेन है, और मेरा जो फंक्शन दिया है वो दिया है x1 + 2x2, राइट? या इसका मायने क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो एंजॉय करना आना चाहिए टॉपिक को। तो बच्चा कहता है इसका सही मायने क्या है, बताता हूं क्या मायने हैं इसके सही। मैंने बताया ए और बी के रिलेटिव इंपॉर्टेंसेस, राइट? राइट सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों की एक यूनिट मेरे सामने रखी जाए, एक एक यूनिट दोनों की, तो मुझे गुड टू की एक यूनिट, गुड वन की एक यूनिट के बनिस्पत, मुकाबले, कंपैरेटिवली, अगर मुझे दोनों गुड की एक एक यूनिट रखी जाए मेरे सामने, तो गुड टू की एक यूनिट गुड वन की एक यूनिट के कंपैरेटिवली डबल यूटिलिटी देगी, डबल सेटिस्फैक्शन देगी, डबल मजा देगी। ये इसके मायने हैं। तो सर इसका मतलब यूज क्या होएगा, मैं बताता हूं क्या यूज होगा। सो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, यहां पर आपको जो नोटिसेबल बात है वो समझनी पड़ेगी। 2 and 4 मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन लेता हूं, आप बताओ 2 4 का कॉम्बिनेशन सही रहना चाहिए या 4 मतलब 4 2 का कॉम्बिनेशन सही रहना चाहिए या 2 4? क्योंकि यही तो कंफ्यूजन मारेगी आपको। मेरा सवाल ये है कि शुड इट बी द ब्लू वन और शुड इट बी द ब्लैक वन? पहले इस पर बहस हो जाए ना, बढ़िया चीज करनी है तो ढंग से करनी है मेरे भाई। ब्लू वन और ब्लैक वन, कंसीडरिंग गुड वन की एक यूनिट और गुड टू की एक यूनिट, अगर मेरे सामने दोनों रखोगे तो गुड टू की एक यूनिट गुड वन की एक यूनिट के मुकाबले डबल मजा देती है। यानी मुझे अगर सेम मजा चाहिए गुड वन से भी, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि मुझे गुड टू की 2 यूनिट्स और गुड वन की एक यूनिट सेम सेटिस्फैक्शन देगी। मैं किस वे में कह रहा हूं भाई? क्योंकि अगर दोनों की एक एक यूनिट रखते हो तो मुझे गुड टू की एक यूनिट डबल सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो अगर मुझे सेम सेटिस्फैक्शन चाहिए, आईसी पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, तो मुझे अगर एक यूनिट गुड टू की दे रहे हो तो 2 यूनिट्स गुड वन की देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे हिसाब से ब्लैक वन विंस, क्योंकि गुड वन की 4 यूनिट गुड टू की 2 यूनिट के बराबर है, गुड वन की 8 यूनिट गुड टू की 4 यूनिट के बराबर है, गुड वन की 12 यूनिट गुड टू की 6 यूनिट के बराबर है। समझे मेरे बेटा? कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चीजों की। यहां पे जो लेवल आप पढ़ रहे हो, यहां पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आराम से समझिए, तसल्ली से सीखिए एंड गेट इट डन। आगे बढ़े। अब आते हैं बी भाई साहब के लिए। बी भाई साहब के लिए मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन की कंडीशन तो देखो वही है, x1b = 2x2b। वही बाहर निकाल लेते हैं ना इसको। हाँ,
तो अब इसके लिए आपको क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ध्यान दीजिएगा कि गुड टू की एक यूनिट अगर मैं रख दूं तो फिर गुड वन की कितनी यूनिट आ रही है? दो। मैंने गुड टू की एक यूनिट रखी तो गुड वन की कितनी यूनिट आ रही है? आप देख लो, दो। तो फिर उसी हिसाब से हमको यहां पर समझना होगा कि अगर गुड टू की एक यूनिट है तो इसकी दो, गुड टू की दो यूनिट है तो इसकी चार। ये सेम थ्री में मैं आई थिंक आपके साथ काफी ये डिस्कस कर चुका हूं। तो मेरे हिसाब से एक तो ये पॉइंट बना रहा हूं मैं, दिस वन। ये क्या दिखा रहा है? चार और दो, चार गुड वन और दो गुड टू। नोटिस कर लो, मेरे हिसाब से ठीक है ये पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और एक ये दिखा रहा हूं, आठ और चार, और इसको ऐसे दिखा दो, एल शेप है उसके लिए, बी के लिए माइंडेड। ठीक है, तो आपने इन दोनों के आईसीस भी जो हैं वो आराम से प्लॉट कर लिए हैं। देयर इज जस्ट नो इशू व्हाटसोएवर। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें कहता है कि इसकी परेटो कंडीशन सॉल्व करिए। वेल मैंने आपको बताया था, अगर परेटो कंडीशन पर बात आ जाए और मिन फंक्शन हो तो यही डोमिनेट करेगी, यहीं पर होगा जो भी होगा। अब और अभी जब आप कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे यू विल एक्चुअली फाइंड आउट कि हाँ ये यहां पर इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आपके लिए बना के देते हैं आपको कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। सो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं ए से भी सॉल्व कर सकता हूं और बी से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो ए की अगर बात करें, आई मीन पहले चलो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख देता हूं, फिर प्लॉट करना ज्यादा सही रहेगा। विच इज एम आर एस इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, एम आर एस हाफ इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, और ये हो गया हमारे पास पी टू इज इक्वल टू टू पी वन। कोई बच्चा बताएगा ये एम आर एस हाफ कैसे आया बेटा? आई सब्स्टिट्यूट का स्लोप देखो बेटे, वन बाई टू वहां से लिए मेरा बच्चा, वहां से आप नोटिस करें। क्लियर ये बात? अब अगर मैं बजट लाइन नॉर्मल लिखूं तो वो क्या होती है? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, राइट। अब इसके अंदर जो है हम वैल्यूज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यूज डालनी है बस एंड यूल बी गुड टू गो। चलिए बेटा, तो मैंने ना आपके लिए पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है सो दैट आपका जो है थोड़ा समय बच जाए। और दो क्वेश्चन मैंने ना फटाफट आपके लिए निकाल दिए हैं। और तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने वहां पर कंडीशन क्या देख ली थी? P2 इज इक्वल टू टू पी वन, और हमने फिर ये बजट लाइन की इक्वेशन बना ली। ये बनाई है बी के लिए, ठीक है। बी के लिए हमने क्या लिखा? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू 12 P1। वाई? बिकॉज बी के पास तो खाली गुड वन है। अब मैंने यहां पर लिखा P1 x1 और P2 किसके बराबर है? 2P1, उसको रिप्लेस कर दिया 2P2 2P1 x2 इज इक्वल टू 12P1। अब ये P1 जो है दैट गेट्स कैंसल्ड, बचा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12। माइंडेड ये बी के लिए बचा है और बी ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर मिन फंक्शन है तो उसी पे सारा चलेगा मामला। और आपको पता है बी के लिए क्या है यहाँ पर कंडीशन? x1 इज इक्वल टू 2x2, तो x1 को 2x2 लिखा, 2x2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12, 4x2 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 2 इंटू 3 6। वंस आपने बी का निकाल लिया, अब ए के लिए चलिए, आसान है यार। ए के लिए टोटल गुड कितना अवेलेबल था? गुड वन 12, और बी कितना ले गया उसको? 6। ठीक है, तो 6 बचा उसके लिए। और गुड टू कितना था टोटल अवेलेबल? 12। उसने कितना कंज्यूम करा है? 3, तो बचा 9। तो सर वो कंडीशन तो बताओ। मैंने कहा यार कौन सी कंडीशन? अरे सर वो आपने बताया था ना कि जो भी आंसर आता है वो परेटो पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट कर पर होना चाहिए। हाँ, और वही दोनों बेटर या एक बेटर और एक सेम। चलो देखते हैं। बेटा अगर मैं सिर्फ बी की दृष्टि से देखूं, क्योंकि बी की मेन बात चल रही है, तो बी का है, ध्यान दीजिएगा, 3 और 6, राइट। 3 और 6, तो समवेयर इधर आ जाएगा बेटा। 3 कितना है देख लो, x2, और ये 6, तो ये 6 और ये 6 आया, 6 आया, 3 करीबन आप मान के चल लो 12 10 9 यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, आप देख लो, ये हायर आईसी पर है, ये सुनो, आप देख लो उसी पे गिरेगा वो। और सर दूसरे वाले का देख लेते हैं। आप यूटिलिटी की वैल्यू डाल के देख लो उसकी, 6 और 9, और उसको आप यहाँ पे प्लॉट करके देख सकते हो। ए का भी आ जाएगा 6 और 9, ए का 6 और 9 आप देख सकते हो यहाँ से, आराम से चेक कर लें आप। मैं भी एक बार यहाँ से वैल्यूज जो है इसकी चेक कर लेता हूँ आपके लिए, वेदर ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस, ए का इक्विलिब्रियम मंडल 6 9 एंड बी का इक्विलिब्रियम मंडल 6 एंड 3। तो ये तो रहा आपका ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या बोलते हैं, आपको दोनों फंक्शंस दिए हुए थे और आपको सॉल्व करने थे। अब हम आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। ये जो थोड़े आपको आपके टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, ये थोड़े से एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने होंगे। हालांकि आप अगर मेरी हैंड रिटन असाइनमेंट करें तो उसमें मैंने इकोनॉमिक बैड और पता नहीं क्या क्या 50-60 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बट ऑब्वियसली आपके पास समय कम है, तो उतने ही क्वेश्चन आप करें जितना आपके लिए मैनेज हो जाए। और अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फाइनल कैसे तैयारी करनी है आपको आखिरी एक दिन में अपने पेपर के लिए। अब मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के पास इनिशियल एंडोमेंट है 6 एंड 4, बी के पास है 4 एंड 6। ओके, दोनों के यूटिलिटी फंक्शन 50 log x a प्लस वाई ए और दूसरे का दिया हुआ है 200 log x b प्लस वाई बी। माइंडेड, ये कोजाई लीनियर फंक्शन है, देख के ही पहचान हो रही है बेटा इनकी। सर कोजाई लीनियर का पता नहीं चलता, तो आप मेरे से थर्ड सेम की एक छोटी सी वीडियो ले लीजिएगा कोजाई लीनियर की, अगर मतलब जानना है। व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग इट कुछ भी नहीं है, सेम है। अभी मैं अभी एक दो क्वेश्चन कोजाई लीनियर के और भी सॉल्व करके दूंगा आपको, जिसमें मैं डायग्राम के साथ बनाऊंगा और बोलो, पर अभी एक थोड़ा सा फील ले लो इसका। तो हमें बोलता है कि ए के पास 6 और 4 इनिशियल एंडोमेंट है, बी के पास 4 एंड 6 है, दोनों के फंक्शन दिए, और हमें सिंपली कहता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाओ या कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कंडीशन निकालो। नो प्रॉब्लम। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर्व तो वही बनता है वेयर एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी। अब मेरे को कोई मिन मैक्स की कंडीशन तो दी नहीं हुई है, तब तो मैं एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी पे चलूंगा। सो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, सीधा मैंने लिख दिया 50 बाई एक्स से, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 200 अपॉन एक्स बी। सॉल्व करना सेम तरीका है, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को पहले गुड 1 से डिफरेंशिएट करा, फिर गुड 2 से डिफरेंशिएट करा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस। अब यहां पर मेरे पास इन अ वे डेड एंड आ गया है ना। तो अब ये दोनों क्वेश्चन जान के मैंने वो लिखे हैं जो डेड एंड आ गए। अभी याद है एक क्वेश्चन हमने किया था, दोनों कॉप डगलस थे, लेकिन कंडीशन थी तो वो पुल आउट कर गई थी। मैंने आपको क्या बोला था, बिना कंडीशन के भी करेंगे, तो मैं वो भी कराऊंगा आपको बिना कंडीशन वाला भी। फिलहाल इधर ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास आ गया एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी, और यहां पे मैं फंस गया। अब मैं निकाल लूंगा अपने आप को। आप बताइए गुड 2 कितना अवेलेबल है, गुड 2 की बात करो बेटा। 4 प्लस 6 सर 10 अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बता फिर एक्स बी कितना होगा। सर मतलब एक्स बी, एक्स की बात हो रही है, चलो गुड 1 की बात कर लेते हैं। गुड 1 भी 6 प्लस 4 10 ही अवेलेबल है। तो x मतलब गुड 1, x मतलब गुड 1, ये x के टर्म में लिख रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन हुई। तो एक्स बी मतलब जो कंज्यूमर भी गुड 1 कंज्यूम करेगा या गुड x कंज्यूम करेगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू 10 माइनस एक्स, क्योंकि 10 टोटल अवेलेबल है, और जो भी कंज्यूमर ए कंज्यूम कर लेगा गुड 1, जो बचेगा वो बचेगा बी के लिए। सो अब मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने 50 अपॉन एक्स से एज इट इज रखा, एक्स बी को रिप्लेस कर दिया 10 माइनस एक्स ए से। अब सॉल्व करते हैं, 50 इंटू 10 500, 50 इंटू एक्स ए 50 एक्स ए, ये हो गया 200 एक्स ए। सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 8। कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा चल, तू परेशान ना हुआ कर, ले परेशान मत तू मेरे भाई, तू ये ले ध्यान से समझ। जब तू कोजाई लीनियर की बात करता है, देख, जो तूने कोस थ्योरम करी थी, ऐसे करी थी, ऐसे आईसीएस बना लिए थे, यानी वहां पे गुड 2 की कुछ क्वांटिटी फिक्स हो गई थी, यहाँ पे गुड 1 की क्वांटिटी फिक्स हो गई बाबू। ये ऐसे बनेगा, देख टोटल कितने अवेलेबल है, 10 10, ये ऐसे बनेगा देख, गुड 1 2, ये ए के लिए और उसके लिए 8, मतलब गुड 1 तो फिक्स ही है, यही क्वांटिटी चलेगी चाहे इनकम बढ़े या घटे, कोजाई लीनियर का मतलब यही है। और अगर इसमें तू सो कॉल्ड कोस थ्योरम लगाता तो इसमें ऐसे आईसीस बनते बेटे, वही कोजाई लीनियर। देख मैं तेरे से अज्यूम कर रहा हूं कि भैया सेम 4 के तू बच्चा है, तूने थोड़े बेसिक तो तैयार कर ही रखे हैं। तो कोजाई लीनियर का मतलब कोस थ्योरम क्या कहता था,
कि भैया फिर तो बिना प्रॉपर्टी राइट के भी जो है आपकी परेटो ऑप्टिमलिटी आ जाएगी। तो बिना प्रॉपर्टी राइट के भी आ जाएगी क्योंकि क्वांटिटी फिक्स्ड है, इनकम बढ़ भी जाए ये अपनी कंजम्पशन को चेंज करने वाले नहीं है। बोलो जी, ये बात क्लियर? सो कॉल्ड कोजाई लीनियर। बाकी मेरे से असाइनमेंट ले ले, उसमें बहुत सारे सॉल्व किए हुए। अब आते हैं दोनों कॉब डगलस। देख, तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 100, यानी टोटल गुड एक्स इज अवेलेबल 100। वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 50, यानी टोटल गुड वाई अवेलेबल 50। अब मैंने यूए लिख दिया एक्स ए रेस टू द पावर हाफ, वाई ए रेस टू द पावर हाफ, यू बी लिख दिया एक्स बी रेस टू द पावर हाफ, वाई बी रेस टू द पावर हाफ। आई थिंक यू ऑल नो कि इट इज नथिंग बट राइटिंग एज x1 x2। एक ही बात है ये। अब यहां पे कहता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व निकालो। कॉन्ट्रैक्ट कर्व थी वही परेटो कंडीशन। मैं तेरे को डे वन से अभी क्वेश्चन वन से बोल रहा हूं। परेटो कंडीशन क्या होती है? सर एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। चल फिर एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। लेकिन अब तू फंस गया, अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं। सर वो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी, तो मैंने तेरे को कहा था ना कंडीशन है तो बढ़िया, नहीं है तो अब क्या करेगा? नहीं है तो ऐसे सॉल्व कर। तेरे को पता है एक्स भी 100 माइनस एक्स है, वही लॉजिक यार। टोटल 100 अवेलेबल है तो एक्स भी हो गया 100 माइनस एक्स है। वाई भी 50 माइनस वाई है, डाल दे। वाई ए इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू वाई बी। अब एक्स बी कितना है? 100 माइनस एक्स। एक्स इंटू वाई बी कितना है मेरे भाई? 50 माइनस वाई ए। तोड़ दे इसको। 100 वाई ए, एक्स ए वाई ए, एक्स 50 एक्स ए माइनस एक्स ए वाई ए, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा? 100 वाई ए इज इक्वल टू 50 एक्स ए, यानी एक्स ए इज इक्वल टू 2 वाई ए। ये है कॉन्ट्रैक्ट कर्व की तेरी यहां पर कंडीशन। अब तक तूने 6 क्वेश्चन बना लिए, रिकॉल कर ले। सब्स्टिट्यूट कॉब डगलस साइड, दोनों कॉब डगलस विद कंडीशन साइड, कॉब डगलस मिन फंक्शन साइड, मिन एंड मैक्स फंक्शन, सॉरी मिन एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन लीनियर फंक्शन बट नॉट वन फॉर वन साइड, कोजाई लीनियर साइड। अगर दोनों कॉब डगलस हो, अगर दोनों कॉब डगलस हो और मगर कंडीशन ना दियो तब क्या करें? साइड। अब बता क्या क्या इच्छा है तेरी, और क्या क्या कराऊं तेरे को? सर एक मैक्स फंक्शन भी करा दो। अच्छा, और बता क्या क्या कराऊं? और तो सर समझ तो आ ही गया सारा। एक काम करते हैं, तेरे को बैड वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ। तू सारी वैरायटी अपने दिमाग में डाल, उसके बाद जब तू पास पेपर्स करेगा या वर्कबुक करेगा, यू विल बी अ हैप्पी सोल। आराम से बनाइयो फिर क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के सवाल भी इम्तिहान में आ सकता है, आइए इसको समझते हैं। हमें एक कंज्यूमर वन दिया है विद 4a एंड 2p। हियर a इज एप्पल, p इज पेयर्स। कंज्यूमर टू है 2a एंड 8p। तो आपको जानबूझ के मैंने प्रेजेंटेशन अलग कर दिया क्वेश्चन की कि पेपर में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। दोनों के एमआरएस गिवन है ऑलरेडी हमको। तो हमें कहता है क्या इज दिस एलोकेशन परेटो। तो आपने अब तक जो सीखा है बस उसका इस्तेमाल यहाँ पर अच्छे से करें। परेटो कंडीशन होती है वेयर एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। ये है 2p अपॉन ए और ये है p अपॉन ए। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट वेदर दे आर सेम इक्वल और नॉट। 2pa, सो 2, ठीक है। और आपके पास पियर्स कितने हैं? इसके पास 2। एप्पल्स कितने हैं? 4। इसके पास पियर्स कितने हैं? 8। और एप्पल्स कितने हैं? 2। तो आप देख सकते हैं ये आ गया 4/4, ये हो गया 8/2। सो ये हो गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 4। सो इफ दे वुड हैव बीन इक्वल तो हम कहते हैं कि हाँ परेटो है। सो ये हमें 2p दिया हुआ है। ए मैं सिर्फ कंज्यूमर ए के लिए लिख रहा था, मत लिखिए। 2pa, सो पियर्स कितने हैं? 2। सो 2 इंटू 2 अपॉन ए, एप्पल 4, p अपॉन ए। p कितना है पियर्स? 8। एप्पल कितना है? 2। एंड दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट परेटो। अब इसमें एक चीज वो और आपसे बोल सकता है, कहता है ये तो हमको पता लग गया ये परेटो नहीं है क्योंकि एमआरएस आर नॉट सेम। कहता है कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा कोई एक्सचेंज पॉसिबल है जिससे ये परेटो बन जाए? यस पॉसिबल है। उस केस में आपको क्या समझना है, आप ऐसे देखो। अगर मैं कंज्यूमर वन की बात करता हूं तो डोंट यू थिंक ये 2 पेयर्स सेक्रीफाइस करने को तैयार है एक एप्पल के लिए, क्योंकि हमारे इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यानी ये बंदा एक एप्पल बढ़ाने के लिए
2 पेयर्स का सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और ये बंदा जो है कंज्यूमर 2, ये एक एप्पल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पेयर का ही सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो यानी हमें मालूम है कि जो कंज्यूमर 1 है उसको एप्पल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए 2 पेयर्स देने को तैयार है, जबकि जो दूसरा कंज्यूमर है वो एक एप्पल के लिए सिर्फ एक ही पेयर देने को तैयार है। तो बच्चे कहते हैं इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें। आप रैंडम यहाँ पर एग्जाम्पल बोल सकते हो उसको, कि हमें कोई ऐसा उनको आपस में ट्रेड देना चाहिए जिसमें वो दोनों बेटर ऑफ हो जाए। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा व्यक्ति जो है 1, वो एक एप्पल के लिए 2 पेयर्स देने को तैयार है। अगर हम उसे बोले तेरे को लेस देन 2 पेयर्स देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो तो he'll be happy to trade, क्योंकि वो तो 2 पेयर्स देने को तैयार था। कंज्यूमर 2 एक एप्पल के लिए या एक पेयर के लिए एक एप्पल देने को तैयार है, तो इसको हमें ये बोलना है कि तेरे को लेस देन 1 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो बाय डूइंग दोस ट्रेड्स यू कैन मेक देम बेटर ऑफ। द कंडीशन वुड बी हियर इज कि आपको जो वो विलिंग है देने को, सेक्रीफाइस करने को, उससे कम अगर आप सेक्रीफाइस करवा लें दोनों से, सो दैट विल मेक देम बोथ बेटर ऑफ। Obviously there can be n number of examples for that, n number of solutions for that। आइए इसी का एक जैसा और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टी हैज 8 कोकोनट्स एंड 2 फिशेस, उसका एमआरएस दिया 2f अपॉन सी। ई हैज 3 कोकोनट्स एंड 6 फिशेस, और उसका एमआरएस दिया f अपॉन सी। इज दिस एंडाउमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। जानबूझ के आपको लगेगा वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला ताकि मैं देख लूं अभी तक जो बेसिक सिखाया है वो आपको याद है कि नहीं। वहां पर बोला था इज दिस एलोकेशन परेटो, तो आपने कैसे निकाला था? सर हमने एमआरएस कंपेयर कर लिए थे और अगर दोनों बराबर थे तो परेटो था। ग्रेट। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, इज दिस एंडोमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, तो याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर वही पॉइंट होते हैं जो परेटो ऑप्टिमल पॉइंट हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। एमआरएस ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एमआरएस ऑफ ई, वेदर दे आर और नॉट वो भी देख लेते हैं। 2f अपॉन सी, f अपॉन सी। 2 इंटू फिशेस कितनी है इसके पास? 2। कोकोनट्स कितने हैं? 8। इसके पास फिशेस कितनी है? 6, कोकोनट 3। सो 4/8 and 6/3, that is 1/2 is not equal to 2। So this one is also not Pareto। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पेपर में वही बोल सकता है is the initial endowment Pareto, and we can safely say that the initial endowment is not Pareto। अब आते हैं आप सबके फेवरेट पर। बच्चों का बड़ा ये वो रहता है कि जी मैक्स फंक्शन करा दो, मैक्स फंक्शन करा दो। ले लीजिए, आपके लिए मैक्स फंक्शन भी हाजिर है। हमें बोला है कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों के मैक्स फंक्शन दिए हैं, एक्स ए वाई ए, एक्स बी वाई बी, विद 10 0 एंड 0 10। आधा क्वेश्चन मैंने बनाया, आधा आपके साथ ही बनाने का मन है मेरा। आइए समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको पता है गुड 1 कितना अवेलेबल है? टोटल 10। गुड 2 भी कितना अवेलेबल है? टोटल 10। हमने प्लॉट कर दिया। आपको पता है जब भी मैक्स फंक्शन होता है तो इन्वर्टेड एल आईसीस बनते हैं। तो ये ए का आईसी बनाया हमने, कंज्यूमर ए का ICA1 बोल देता हूं इसको, ICA2। तो आप देख सकते हो ये इनकी प्रेफरेंस डायरेक्शन मैंने बना दी। ये जो है वो है ICB1, माइंडेड उसके लिए इन्वर्टेड एल है वो, और ICB2। लेकिन अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्व नहीं निकला, अभी कोई परेटो पॉइंट नहीं निकला, वो हम अभी निकालते हैं आपके लिए। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं कि इनसाइड अ बॉक्स दिक्कत हो जाएगी। बच्चा कहता है कैसे? सपोज इनसाइड अ बॉक्स एक पॉइंट है के। अगर आप के पॉइंट पर इसका आईसी बनाते हो ए का, ध्यान देना, तो डोंट यू थिंक ए तो बेटर ऑफ हो गया, हो गया, बट बी वर्स ऑफ हो गया है। वो तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। ए बेटर ऑफ हो गया, प्रेफरेंस डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन बी क्या हो गया? वर्स ऑफ। आपको पता है परेटो की कंडीशन क्या होती है? अगर एक बेटर ऑफ, या तो दोनों बेटर ऑफ हो जाए या एक बेटर ऑफ हो और दूसरा सेम रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सो व्हाट इज द कैच हियर? द कैच इज ये आपको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। ये पूरा पॉइंट ध्यान से समझेगा, ये ठीक है। तो इसके लिए ये और इसके लिए ये, ध्यान से समझना ये। तो हमेशा मैक्स में आपको एक्सिस पर यहां पर परेटो पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक का हो जाएगा बिल्कुल हाईएस्ट आईसी ये वाला, और एक का हो जाएगा हाईएस्ट आईसी ये वाला। इसको बोलते हैं परेटो डोमिनेटेड रीजन। तो मैक्स फंक्शन हमेशा आपको बाउंड्री पर ऑप्टिमल पॉइंट देगा।
और एक बंदा 10 ले लेगा, दूसरा बंदा भी 10 ले लेगा, क्योंकि विद इन बॉक्स अगर आप बनाएंगे इट विल नॉट बी अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन और सॉल्यूशन। तो ये हमने देखे एक्सचेंज। मैं आपको पहले बता दूं अभी कितने हमने 8-9 क्वेश्चंस किए हैं, बिकॉज आपके समय की दरकार है। लेकिन इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव द टाइम, विच आई डोंट थिंक सो यू हैव, क्योंकि इम्तिहान आपका सर पर ही है अब। लेकिन if you have that willingness कि मेरे को और प्रैक्टिस करने हैं, I can give you at least 60 more questions to solve, और सारे सॉल्व है। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको असाइनमेंट वी कैन शेयर, वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 9 क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लें और उसके बाद पास पेपर्स कर लें, तो आई थिंक तब भी आपका पेपर आसानी से एक्सचेंज का बन सकता है। अगला टॉपिक अब जो मैं लूंगा वो है एक्सटर्नैलिटीज। मैं जो सो कॉल्ड सबसे मुश्किल टॉपिक्स है पहले उनको निकालना चाह रहा हूं आपके दिमाग से। सो एक्सटर्नैलिटीज, सॉरी एक्सचेंज, एक्सटर्नैलिटीज, उसके बाद पब्लिक गुड्स। तो अब बात करेंगे एक्सटर्नैलिटीज की, न्यूमेरिकल्स ओनली। चलिए बेटा, तो अब तक आपने देखी एक्सचेंज की जो मेन मेन वेराइटीज थी उसकी प्रैक्टिस। ऑब्वियसली हम इस वीडियो में तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वैरायटी पेपर में पूछी जा सकती है उसको हम आपको समझा दें, बट ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि आप पास पेपर्स भी तैयार करें और वर्कबुक भी तैयार करें। अब बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज की। तो एक्सटर्नैलिटीज में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये मैं एक एक करके आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें दो फर्म्स दी हुई है, एक को नाम दिया गया हनी फर्म और एक को नाम दिया गया एप्पल फर्म। दोनों के कॉस्ट फंक्शंस गिवन है, और हनी का प्राइस गिवन है और एप्पल का प्राइस गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कॉस्ट फंक्शंस गिवन हो सकते हैं, एंड देन उसके ऊपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहता है कि हनी फर्म और एप्पल फर्म अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते तो कितना प्रोड्यूस करते हैं, और हमें बोला ये कंपेटिटिव फर्म है। तो आपको पता है कंपेटिटिव फर्म में P इज इक्वल टू एम आर होता है। तो अगर मैं एम आर एम सी लिख रहा हूँ उसका मतलब बेसिकली P इज इक्वल टू एम सी ही है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दिस, बट कैच यही है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर बराबर होते हैं, तो P इज इक्वल टू एम सी या एम आर इज इक्वल टू एम सी शुड बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम थिंग। सो अगर मुझे P इज इक्वल टू एम सी करना है, मुझे तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, एम सी आ जाएगा 2h अपॉन 100 या h अपॉन 50। इस टोटल कॉस्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू h एंड आई विल गेट mc। अब P इज इक्वल टू mc, P दिया हुआ है 2, 2 इज इक्वल टू h अपॉन 50, h आ गया 100। माइंडेड हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कि अगर ये लोग आपस में कुछ क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन करते हैं, आपस में कुछ मर्जिंग मर्जिंग नहीं, भाई तू अपना देख मैं अपना देखूं, अगर अलग अलग प्रोडक्शन करते तो हाउ मच वुड दे हैव प्रोड्यूस हनी एंड एप्पल रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमने हनी निकाल लिया, अब बात कर लेते हैं एप्पल की। सो एप्पल का जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है, और इस कॉस्ट फंक्शन में भी काफी कुछ दिया हुआ है। इससे भी आप काफी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। आपको नहीं लगता हनी जितना ज्यादा बनेगा, मैं एप्पल फर्म की बात कर रहा हूँ, हनी जितना ज्यादा बनेगा इसकी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। सो इन दैट सेंस आप यहाँ से पहले ही इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट दिस हनी फर्म इज एक्चुअली गिविंग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज टू द एप्पल फर्म। सो अब मैं अगर MC निकालूं तो ये भी वही आ जाएगा 2a अपॉन 100 और a बाय 50। अब अगर मैं इसका आउटपुट निकालूं तो ये हो जाएगा a बाय 50 इज इक्वल टू 3, और एप्पल आ गया 150। सो आप देख सकते हैं मेरा बच्चा, अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन करते हैं एप्पल एंड फर्म, एप्पल एंड हनी फर्म, तो हनी इंडिपेंडेंटली 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और एप्पल 150। अब सपोज इन्होंने डिसाइड करा कि दे वांट टू मर्ज विद ईच अदर। सो नो प्रॉब्लम इफ दे वांट टू मर्ज विद ईच अदर। अगर ये मर्ज करते हैं तो आपको समझना होगा इनका टोटल कॉस्ट कंबाइंड हो जाएगा, एच स्क्वेयर अपॉन 100 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 100 माइनस एच। ये अब आपको नोटिस करना होगा। आई मीन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर दोनों मर्ज कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। सो अब आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन ही चेंज हो गया मेरा बच्चा, इसलिए अब अगर आप एमसी ऑफ हनी निकालते हैं तो एमसी ऑफ हनी यहाँ से आ जाएगा 2h अपॉन 100 माइनस 1।
that you need to now take into account. So अब अगर मैं हनी फर्म का प्रोडक्शन देखूं भाई कितना प्रोडक्शन ये करेगा, तो दैट वी नीड टू सी नाउ. तो अगेन कंडीशन तो वही है, P इज इक्वल टू MC. सो 2H अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2H अपॉन 100 इज इक्वल टू 3. सो 2H इज इक्वल टू 300, H आ गया 150. और एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं, अभी अभी हमने आपको एक इंटरप्रिटेशन दिया था, दैट इंटरप्रिटेशन वाज कि दिस हनी थिंग इज गिविंग यू पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, आई मीन गिविंग टू एप्पल फार्म. हमने थ्योरी में आपको सिखाया हुआ है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रही है तो उसका प्राइवेट आउटपुट कम होगा और सोशल आउटपुट ज्यादा होगा. एंड हमने थ्योरी में ये भी बताया था कि ये जितने भी तरीके हैं, मर्जिंग, टैक्स वगैरह, ये सब ये सोशल आउटपुट बनाने में हेल्प करते हैं, परेटो ऑप्टिमल बनाने में हेल्प करते हैं. तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हनी फर्म एक्चुअली में हैज उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि हनी फर्म वाज एक्चुअली क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फॉर द एप्पल फर्म. एज फार एज एप्पल फर्म की बात करें, सो आई रियली डू नॉट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी फर्क आने वाला है. 2A अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट, 300. तो एप्पल पहले भी 150 थे बेटे, और एप्पल अभी भी 150 हैं. जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में मेरी ट्राई सिर्फ ये है कि हर तरीके की वैरायटी आप टच कर लें, बट एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए इम्तिहान के लिए, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकें. दिस इज वैरायटी नंबर 1. अब शुरू करते हैं वैरायटी नंबर 2. वैरायटी नंबर 2 में आपको क्या फर्क दे सकता है वो क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर सॉल्व करते हैं आपके लिए. अब आपको जो वैरायटी नंबर 2 है गाइस, उसके अंदर प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है. इफ यू हैव अ लुक, तो यू नाउ हैव अ प्रॉफिट फंक्शन. सो आइए समझाते हैं. यहाँ पर वी हैव एयरपोर्ट एंड बिल्डर. तो एयरपोर्ट का प्रॉफिट फंक्शन है 48x माइनस एक्स स्क्वायर, और बिल्डर का जो है वो है 60y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वेयर x इज नंबर ऑफ प्लेन्स एंड y इज नंबर ऑफ हाउसेस. अगर हम प्रॉफिट फंक्शन की यहाँ पर बात करें एयरपोर्ट की, तो इसमें सिर्फ x का मेंशन है, y का मेंशन है नहीं. तो एयरपोर्ट वाले को बिल्डर से शायद यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, या मतलब ना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. लेकिन बिल्डर को दिक्कत है. बिल्डर को दिक्कत क्या है, आप देख सकते हैं उसका प्रॉफिट कम हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ एक्स. तो अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप ये मानेंगे कि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है बिल्डर के लिए, नंबर ऑफ प्लेन्स. तो शुरू करते हैं. अगर इसमें भी बोले कि इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन निकालिए, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन निकालिए, तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन के लिए अब मेरे को प्रॉफिट दिया है, तो मैं ये प्रॉफिट है 48x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो 48 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x आ गया 24. माइंडेड ये जो x 24 आया, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्लेन्स. अगर इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं तो आई मीन विदाउट रिगार्डिंग ईच अदर और विदाउट कंसीडरिंग ईच अदर, तो प्लेन 24 बनेंगे. बिल्डर की बात करते हैं. सो पहले बिल्डर के फंक्शन को मेरे को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे आई नीड टू पुट 24y, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा. सो दैट यू नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ. तो ये हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा. बोलिए जी, ये बात क्लियर? या मैं इसको पहले और सॉल्व कर देता हूँ और फिर ज़्यादा आसानी रहेगी. दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट बना लेता हूँ. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो आई वुड हैव बीन लेफ्ट विद 2y माइनस एक्स. ठीक है, मतलब ये अगर ऐसे सॉल्व करता. सो अब सॉल्व कर लेते हैं. 60 माइनस 2y माइनस 24, 36 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 80. सो टोटली अप टू यू कैसे करना है आपको, ये ज़्यादा आसान है इनफैक्ट. तो हमारे पास अब ये पता लग गया कि अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन करते तो कितने नंबर ऑफ प्लेन्स होते. वेल, नंबर ऑफ प्लेन्स हैं यहाँ पर 24, और कितने हाउसेस बनते, वो बनते 18. अब देखते हैं और क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है. तो काफी सारे पार्ट्स एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले तो बी पार्ट आ गया. बी पार्ट में हमें बोला है कि अगर फ्लाइंग प्लेन दैट इज एक्स इज स्टॉप्ड और प्रोहिबिटेड, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब तुम प्लेन उड़ा ही नहीं सकते,
तो आप बताओ अगर प्लेन उड़ा ही नहीं सकते तो फिर एयरपोर्ट का तो गेम गेम ही खत्म। बिल्डर का देखना पड़ेगा। बिल्डर का जो प्रॉफिट फंक्शन है वो हो जाएगा 60y माइनस वाई स्क्वायर, बस यही बच जाएगा बिकॉज अगर ये जीरो है तो जीरो इंटू वाई विल बी जीरो। अब मैं इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करता हूँ। 60 माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू 30। क्लियर है मेरे बच्चा? और वो वाली बात को भी ये कितना अच्छे से कन्वे कर रहा है, कौन सी वाली बात, कि अगर कोई चीज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है तो उसका प्राइवेट आउटपुट कम होता है, लेकिन जब सोशल आउटपुट होता है तो बढ़ जाता है। तो आप देखिए सोशल आउटपुट बढ़ गया है जैसे आपने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को यहाँ से दूर किया, तो फिर आपके पास ये आ गया। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कहता है एयरपोर्ट वालों ने ये बोल दिया कि हम तुम्हें एक्स वाई के बराबर डैमेजेस दे देंगे। मैंने आपको थ्योरी में प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के चार तरीके बताए थे, टू फाइंड द परेटो। तो यहाँ पर कैच क्या है कि ये दिस इज वन ऑफ द वे एक्स वाई के डैमेज दे देंगे ये जो एयरपोर्ट वाले हैं वो बिल्डर को। तो पहले अगर मैं इसकी बात करूं आपके एयरपोर्ट वाले की, तो इसका फंक्शन हो जाएगा 48x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वाई सर बिकॉज उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा इफ वो डैमेज पे करेंगे तो कॉस्ट पड़ेगी उनको। और अगर इसकी बात करें प्रॉफिट ऑफ बिल्डर की, तो 60y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, क्योंकि इसको तो वो डैमेज मिलेंगे ना, तो इसका प्लस हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन, दैट गेट्स कैंसल आउट। और ये हो गया 60y माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका प्रॉफिट फंक्शन रह गया। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया ही था, तो आपको पता है ये सॉल्व करके y कितना आ रहा था 30। यस और नो, यही आ रहा था ना 30। यस सब। तो अगर मैं पहले उस फंक्शन को सॉफ्ट कर लूं, तो 48 माइनस टू एक्स माइनस वाई, सो 48 माइनस टू एक्स माइनस 30, और 18 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 9। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं x जो है पहले 24 बन रहा था, जैसे ही सोशल आउटपुट आएगा कम हो जाएगा। हमने बताया ना कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जब क्रिएट होती है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इस गुड की जो जो क्रिएट कर रहा था दैट इज प्लेन, वो सोशल आउटपुट कम आएगा और प्राइवेट आउटपुट ज्यादा। आप देख सकते हो प्राइवेट आउटपुट ज्यादा था और सोशल आउटपुट कम। थोड़ी तबीयत हमारी ठीक नहीं है तो उतना जोर नहीं आ रहा, उतना जोर से हम बात नहीं कर पा रहे, उतने जोश से नहीं पढ़ा पा रहे, बट काम चलाइए। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया आपका y 30 और x 9। तो अब तक हमने क्या देखा, कॉस्ट फंक्शन दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, प्रॉफिट फंक्शन दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, और प्रॉफिट फंक्शन में क्या क्या बोल सकते हैं सॉल्व करने को, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्लेन्स प्रोहिबिटेड, डैमेजेस अगर पे कर ले। देखते हैं जी और कोई पार्ट हमारे को मिल जाए तो। जी, एक और पार्ट मिल गया जी। अब हमको कहता है कि ये दोनों मर्ज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम जी। तो अगर ये मर्ज कर रहे हैं तो फिर आपको समझना होगा, इफ आई कैन गेट द स्पेस, मर्ज अगर कर रहे हैं तो दोनों के प्रॉफिट जो हैं वो a प्लस बी हो जाएंगे मेरा बेटा। व्हेन आई से a प्लस बी हो जाएंगे मतलब एयरपोर्ट और बिल्डर कंबाइंड। तो पहले तो ऐसे देख लेता हूँ, 48x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप देख सकते हैं आपके जो प्रॉफिट फंक्शन है बेटा वो यहाँ पर हमने बेसिकली मर्ज कर दिए हैं। अब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x जाऊं तो मेरे पास क्या बचे, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर x जाए तो 48 माइनस टू एक्स माइनस वाई, आप देख सकते हैं। और तो कुछ है नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब वही आपका जो एयरपोर्ट वाला है। और अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में करें दैट इज बिल्डर, दैट इज वाई जो नंबर ऑफ हाउसेज है, तो हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है, ये तो हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ऐसे लिख देता हूँ एयरपोर्ट लिख देता हूँ, और ये हो गया बिल्डर, तो ये हो गया 60 माइनस टू वाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गए इनके सो कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस। अब हमें ये दोनों ही दिया हुआ है, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी विल गेट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 24। सो x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 24, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2। सो सॉल्विंग दिस इज गोना गिव यू
this x is equal to 12 and y is equal to 24. तो अब तक हमने इस प्रॉफिट फंक्शन के क्वेश्चन को भी देख लिया, बाकी भी देख लिए, मर्जिंग वगैरह हो गई, सारी चीजें बेसिकली हमने तैयार की हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज के क्वेश्चन अब किस किस प्रकार से आ सकते हैं आपने नोटिस कर लिया। कॉस्ट की तरह से आ सकते हैं, देन प्रॉफिट फंक्शन की तरह से आ सकते हैं, और वेराइटीज भी करते हैं आपके लिए, ताकि एटलीस्ट जितनी वेराइटीज पेपर में आ सकते हैं वो हम कर लें। आई एम सो सॉरी, शायद मैं, हाँ ठीक है, चले। अब और कौन कौन सी वेराइटीज आ सकती है जैसे मैंने बताया, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बेटा, एंड आई रियली होप आपको अच्छा है, मजा है सॉल्व करने में। अब थर्ड वेराइटी पर चलते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ पहले। मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, लिख शॉर्ट में दूंगा ताकि लिखने में हमारा समय जाया ना हो। जी बेटा, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या विद दिस प्रॉपर्टी राइट, हम अगर ए से पॉइंट को शुरू करें, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? बी के पास है। बी के पास क्या प्रॉपर्टी राइट है कि ए विदाउट टेकिंग हिज परमिशन कैन नॉट प्ले म्यूजिक, राइट। तो कैच ये आता है कि क्या आपस में ये डील करके, ट्रांजैक्शन करके, ट्रेड करके, कैन दे एक्चुअली रीच अ परेटो पॉइंट, बिकॉज ये तो परेटो है नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपने पीछे एक्सचेंज में मेरे से सीखा था परेटो अचीव कब होता है, या तो दोनों बेटर ऑफ हो जाए या एक बेटर ऑफ हो जाए और एक सेम रहे। तो हम एक इमेजिनरी यहाँ पर सिनेरियो लेते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट इज हेल्पिंग अस और नॉट। सपोज हम ये मानते हैं कि हमारा जो ए है उसके पास 0 म्यूजिक आवर्स हैं और 24 कुकीज हैं। वो ऑफर करेगा बी को जाके कि मेरे से तू 6 कुकीज ले ले, 6 कुकीज ले ले, और सपोज 12 आवर्स ऑफ म्यूजिक दे दे। उस केस में मैं कलर चेंज कर देता हूं। उस केस में ये यहां पर सिनेरियो आ जाएगा, इसके पास 18 कुकीज रहेंगे और 12 आवर्स ऑफ म्यूजिक आ जाएगा। बच्चा कहता है आपने सेम आईसी पे रखा है उससे, हाँ क्योंकि उसकी जो फंक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला फंक्शन है। तो हम ये मानेंगे कि उसके लिए 6 कुकीज इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ म्यूजिक। लेकिन बी जो है वो बेटर ऑफ हो जाएगा, आप देखिए, आई सी बी वाई। सो यस, विथ प्रॉपर्टी राइट्स परेटो कैन बी अचीव्ड, जो हमने थ्योरी में भी आपको सिखाया था और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। सेम वन कुड हैव डन हियर एज वेल। अगर हम कहते हैं कि ए के पास पूरा प्रॉपर्टी राइट है टू प्ले म्यूजिक, तो क्या कहते हैं, फिर बी जाता परमिशन लेने और बी कहता कि भाई तू मेरे से कुछ कुकीज ले ले और मेरे को थोड़ी शांति दे दे। तो उस केस में ये यहाँ पर आता मामला। सपोज हम ये कह देते हैं कि भाई इसके पास, जो मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ए के पास सपोज 30 कुकीज आ जाते, लेकिन सपोज 68 आवर्स ऑफ म्यूजिक रहता। इसके पास 18 कुकीज बचते, लेकिन 12 आवर्स की शांति भी उसको प्राप्त हो जाती। सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो अब तक आपने देखा कि एक्सटर्नैलिटीज में आपको प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट फंक्शन गिवन हो, प्रॉफिट फंक्शन गिवन हो, उसके फिर तरीके, मर्जिंग, डैमेजेस एंड टैक्स वगैरह, वो सब। कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, यूटिलिटी फंक्शन वगैरह दिया हो। वैसे तो देखो इसकी सब वेराइटीज बहुत सारी बन सकती हैं, बट ऑब्वियसली दिस वीडियो ओनली कैप्चर्स द मेन थिंग। तो इट्स इम्पेरेटिव कि आप वर्कबुक सॉल्व करें पूरी, मेरी असाइनमेंट सॉल्व कर लें इफ़ यू हैव, और पास पेपर्स तो इज लाइक पैरामाउंट, वो तो करना ही है। अब मैं आपको एक और वेराइटी कराता हूँ जो सेम 4 में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि सेम 5 पब्लिक इकोनॉमिक्स में आता है ये, बट हमने सेम 4 में भी देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा मैं आइडिया कि आ नहीं सकता, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देता हूँ। ये क्वेश्चन में आपको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। हमें बोलते हैं एक फर्म है जो वेस्ट जनरेट करती है और उसका डिमांड कर्व दिया हुआ है। यस, यू हर्ड इट राइट, फर्म विद डिमांड कर्व, तभी मैंने बोला ना यूनिक सिनेरियो है। अब तक आप फर्म में क्या देख रहे थे? कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन। हियर फर्म विद अ डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन एज दे से। आगे कहते हैं प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट दी है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट 2 + Q।
एक बात बता दूं, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इज वन एंड द सेम थिंग। आगे एक्सटर्नल कॉस्ट दी है मेरा बच्चा, एक्सटर्नल कॉस्ट 0.5 क्यू। बेसिकली एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है दी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो सर आपको कैसे पता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इट कुड हैव बीन पॉजिटिव आल्सो। अगर ये पॉजिटिव होती तो आई वुड नॉट हैव कॉल्ड इट एक्सटर्नल कॉस्ट, आई वुड हैव कॉल्ड इट एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट भी कहते हैं, हमने अपने असाइनमेंट में वो क्वेश्चंस भी दिए हैं। आगे कहता है बेटा व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, खाली अगर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी अपन को निकालनी हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, लेट्स सी। मेरे बच्चे, हमें ये कंपेटिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं ऐसे बोलूं अ कंपेटिटिव फर्म इज जनरेटिंग दिस मच। तो आपको पता है अगर कंपेटिटिव फर्म है तो P इज इक्वल टू MC पे ऑपरेट करेगी। 24 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस क्यू एंड 2Q इज इक्वल टू 22, Q आ गया 11। तो 11 इज द आउटपुट, और अगर प्राइस निकालना है तो 24 माइनस 11 13। ये क्या निकाला है हमने, मैं बोल देता हूं, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इन अदर वर्ड्स what will be the quantity produced if the firm is not considering the externalities it is imposing on the society। अब सेकेंड पार्ट कहता है सोशली ऑप्टिमल आउटपुट बनाइए। सोशली ऑप्टिमल आउटपुट, सोशली ऑप्टिमल आउटपुट तब निकलता है मेरा बच्चा जब आप एक्सटर्नल कॉस्ट को या जो भी आप एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हो उसको भी कंसीडर करो, विच इन दिस केस यू मस्ट। तो उस केस में एक टर्म आती है सोशल मार्जिनल कॉस्ट, जो होती है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो इस केस में मेरा बच्चे ये आप खुद देखो, ये आपके पास है 2 प्लस क्यू प्लस 0.5 क्यू, आपको दोनों ही कंसीडर करनी पड़ जाएंगी एंड दैट इज एन इशू। तो अब चलते हैं फिर इसको। तो SMC अब मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, ये बच गया 2.5 क्यू प्लस 2, एज यू कैन सी। बोले जी ये बात क्लियर। बेसिकली 2.5 क्यू कर देता हूँ इसको, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं अभी। अब मुझे बताइए आपका जो फंक्शन है वो कितना है, आपका P जो है वो कितना है बेटा। प्राइस है जी 24 माइनस क्यू, यस। तो आइए शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू SMC। 24 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2.5 क्यू प्लस 2। 22 इज इक्वल टू 1.5 क्यू, क्यू इज इक्वल टू 22 अपॉन 1.5, 15, 8.8। ये आ गया आपका सोशली एफिशिएंट आउटपुट। और अगेन वो जो बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वो भी यहाँ पर फॉलो हो रही है। ये तो मानते हो ना एक्सटर्नल कॉस्ट मेंशन है, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट है तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली चीज प्राइवेट आउटपुट ज्यादा बनाती है 11, और सोशल आउटपुट कम बनाती है 8.8। तो अब तक हमने प्राइवेट निकाल लिया, इसका सोशल आउटपुट निकाल लिया, एक और पार्ट भी है वो भी सॉल्व करते हैं। और वो पार्ट है बेटा, वो कहता है कि टैक्स कितना लगाएं इस पर। ये कहता है कि इस पर टैक्स कितना लगाएं, अब वो आप हमको साथ में सॉल्व करके दें। सो नो प्रॉब्लम, अगर टैक्स कितना लगाना है वो समझना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए जी, टैक्स लगाने का यहाँ पे जो तरीका आपके पास रहेगा, काफी तरीके से आप बना सकते हो। बेसिकली पहला जो सबसे सिंपल तरीका वो है, आप एक्सटर्नल कॉस्ट देख लो, एक्सटर्नल कॉस्ट है 0.5 क्यू, और आप जो सोशली एफिशिएंट आउटपुट बना रहे हो वो देख लो 8.8। तो आपका जो टैक्स है दैट शुड बी 4.4। आपकी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना उसके बराबर यू नीड टू पे दी टैक्स, और फिर यू कैन हैव इट। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टैक्स। तरीके और भी हैं ये टैक्स निकालने के, आप हमारी नॉर्मल वीडियोस देख सकते हैं, हमने काफी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी वी डोंट वांट टू प्ले विद योर माइंड्स, तो अभी वी वांट टू कीप थिंग्स सिंपल। सिंपली बस आप ये देख लीजिए, टैक्स निकालना है, एक्सटर्नल कॉस्ट पकड़िए, जितना आपका सोशली एफिशिएंट आउटपुट है वो निकालिए एंड यू आर गुड टू गो। सो एक्सटर्नलिटीज में आपके पास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ सकते हैं, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का सवाल भी आ सकता है। प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको जरूर करनी चाहिए। अगर समय बिल्कुल ही नहीं है आपके पास तो फिर सिर्फ पास पेपर्स कर लीजिए 2006 से लेके 2024, नहीं है तो मेरे से ले लीजिएगा, एंड दैट शुड बी इट। आइए अब बढ़ते हैं आगे अगली वैरायटी पर। चलिए गाइस, तो अब अपन बात करते हैं पब्लिक गुड्स की।
पब्लिक गुड्स में मोटे मोटे दो प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। या तो बोलेगा रिजर्वेशन प्राइस निकाल लो, या तो पब्लिक गुड कितना प्रोवाइड किया जाए उसकी कंडीशन पे सॉल्व करने को आ जाए। तो पहले रिजर्वेशन प्राइस। हमें यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन दिए हुए यूए इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम ए, यूबी इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स एम बी। एक्स पब्लिक गुड है, एम ए है अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइवेट गुड, जो अदर गुड्स पर आएगा। अगर आपको रिजर्वेशन प्राइस निकालना है, मैं थ्योरी वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ, रिजर्वेशन प्राइस वो होता है जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाए बिटवीन हैविंग दैट पब्लिक गुड और नॉट हैविंग दैट पब्लिक गुड। तो मैं अब यहाँ पर करने क्या वाला हूँ वो देखिए। सो 1 प्लस 0, तो पूरी वेल्थ आपके पास बच जाएगी जो आप प्राइवेट गुड पे खर्च सकते हो, और 0 मतलब नो पब्लिक गुड। 1 प्लस 1 यानी पब्लिक गुड आ गया है, तो आपके पास बचेगा डब्ल्यू ए माइनस पी ए। डब्ल्यू ए के आपकी वेल्थ, पी ए को आप ये कह लो कि योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक गुड। आप पब्लिक गुड बाय करोगे तो आप पैसा भी तो उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू ए माइनस 2 पी ए। ठीक है ना, आपको रिजर्वेशन प्राइस निकालना है। रिजर्वेशन प्राइस क्या, आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पब्लिक गुड। इसको सॉल्व कर देंगे एंड विल गेट आर, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो ये आपके पास आ गया माइनस डब्ल्यू ए, तो आपके पास जो अब आंसर है वो है डब्ल्यू ए अपॉन 2। ये रिजर्वेशन प्राइस है किसका, कंज्यूमर ए का। अब बी की बात कर लेते हैं। बी का रिजर्वेशन प्राइस सेम तरीके से, वह फंक्शन देख लो, अगर 0 पब्लिक गुड है तो पूरी वेल्थ बचेगी उसके पास, डब्ल्यू बी लिख लो। और अगर पब्लिक गुड 1 है मतलब खरीद लिया, तो डब्ल्यू बी माइनस पी बी, ये हो गया 2 डब्ल्यू बी, ये हो गया 3 डब्ल्यू बी माइनस 3 पी बी। ठीक है जी, तो अब ये हो गया 3 पी बी is equal to WB. So PB is equal to WB upon 3. These are the reservation prices. In other words, this is how you can solve for the reservation prices. बच्चा कहता है अगर इसमें इनकम दी हो तो क्या कर लें, तो और भी आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। तब तो और भी आसान हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है यहाँ पर आपको बोलता कि ए की इनकम 100 रुपए है और बी की इनकम 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स है वो 1 है, तो मैं खाली ए का निकाल देता हूं। तो आपकी टोटल वेल्थ क्या रहती, टोटल वेल्थ रहती 100 अपॉन 2, यू वुड हैव बीन गिविंग 50 रुपीज। नंबर्स के साथ तो और सरल है जी। तो एक प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है रिजर्वेशन प्राइस निकालने को, दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व इट। बाकी असाइनमेंट में तो हमने इसके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिए हुए। एक आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, आपको यहाँ पे भी यूटिलिटी फंक्शन दिए हुए हैं ए और बी के, बोला है टोटल 8000 इनके पास स्पेंड करने को है। कहता है इक्वेशन ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड बताओ, कि पब्लिक गुड बनेगा कितना वो बताओ। यहाँ वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था कि पब्लिक गुड में आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, सो कॉल्ड रिजर्वेशन प्राइस। यहाँ पे कह रहा है पब्लिक गुड बनेगा कितना वो बनाओ। नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप डायग्राम बनाते हो यहाँ पे पब्लिक गुड आते हैं, यहाँ पे प्राइवेट गुड, यानी पब्लिक गुड को गुड 1 मान लेना और प्राइवेट गुड को गुड 2। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको समझाता हूं, एक बार मैं थोड़ा बोर्ड टिल्ट कर दूं जी। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इस फंक्शन को देखो ax1 प्लस bx2, आपको पता है इसका MRS क्या आएगा 1/2, सॉरी नहीं 2/1। 2/1 तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तू इसको गुड 1 इसको गुड 2 मान रहा है। मैंने क्या बोला, इसको गुड 1 इसको गुड 2। MRS ऑफ b देख कॉब डगलस है, तो ये क्या निकलेगा गुड 2 अपॉन गुड 1, x2 बाय x1 करता था ना बच्चे। अब इक्वेशन क्या होती है पब्लिक गुड प्रोवाइड करने की, वो होती है MRS ऑफ A प्लस MRS ऑफ B इज इक्वल टू MC ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड। और इसकी डेरिवेशन मैं थ्योरी वाले वीडियो में सिखा चुका हूं, तेरे को पूरा मैंने डिराइव करके दिया हुआ है। बट अगर न्यूमेरिकल करना है तो वो इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन यूज करने की आवश्यकता है। सो यू विल सिंपली राइट हाफ प्लस XB अपॉन G इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड। और अगर कोई टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है तो वहां से एमसी निकाल लेना, सीधा कॉस्ट दिया है एमसी तो उसको सीधा पुट कर देना, वैल्यूज दिया है तो वैल्यूज सॉल्व कर लेना। देखिए इसकी सब कैटेगरीज तो 10,000 बन सकती है। सर कैसे, भाई डिमांड फंक्शन दे दे, वो भाई वो लेग्रेंज से सॉल्व करने को बोल दे, वो आपको बजट कंस्ट्रेंट में प्राइसेस बना बता दे, प्राइवेट गुड का इतना है और पब्लिक गुड का इतना है। सो वो बेसिक तो आपको आता ही है, जस्ट दैट मेन आइडिया ले लीजिए कि क्वेश्चन आ किस प्रकार के सकते हैं। रिजर्वेशन प्राइस का क्वेश्चन आ सकता है, इस पर आ सकता है। तो आपने तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले एक्सचेंज को सॉल्व करें,
जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया, फिर एक्सटर्नैलिटीज को सॉल्व करें, फिर पब्लिक गुड्स को सॉल्व करें, फिर मोनोपोली को सॉल्व करें और सबसे लास्ट में सॉल्व करें वेलफेयर। मोनोपोली और वेलफेयर की वीडियोस ऑलरेडी आपके पास हैं, तो मैं उसको ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा, क्योंकि और कुछ होना हो वो तो आपने देख रखे हैं, तो उस पर हम आपका समय जाया करेंगे नहीं। मैं ग्रुप में बता दूंगा 4 स्टेप में आपको आखिरी दिन जो तैयारी करनी होती है उसमें यू कैन नॉट बी लाइक मैं सब कुछ कर लूं, यू कैन नॉट। तो मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप बताऊंगा, बस वो 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बाकी देखो 100% तो हम ये नहीं कहते कि अरे तेरे 100 नंबर ही आएंगे, क्योंकि हमें ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं कि एक दिन मेहनत करके 100 नंबर आ जाए। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली मेरे साथ मेहनत करी हुई है और जैसे जैसे मैं आपको बताता गया ओवर अ स्पैन ऑफ दिस सेमेस्टर, और आपको जैसे जैसे हम नोट्स पास ऑन करते रहे, क्लासेस आपने प्रॉपर ली हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन गेट 100% एज वेल। बट लास्ट जो दिन होता है उसमें आप सारे के लिए नहीं जा सकते। आपको 4 स्टेप बताएंगे, ग्रुप में डाल देंगे, बस वही स्टेप करिए फॉलो एंड यू विल बी गुड टू गो। और जो लोग ठीक है, जो लोग हमारे से कोचिंग नहीं ले रहे, नो प्रॉब्लम, जहां पर भी आप ले रहे हो आई स्टिल विश यू गुड लक, आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें। और अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। देखिए आप कहीं पर भी पढ़ें, हार्डली मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज कि आपका पेपर अच्छा बने, आप परेशान ना हो। सभी जो भी जहां पर भी पढ़ रहे हैं सब अच्छा पेपर करके आए, दैट इज व्हाट वी वांट। सो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने काफी कम क्वेश्चंस लिए हैं, बट भूल चूक माफ, अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से जो जो मेन चीजें थी वी हैव ट्राइड टू कवर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।